तो दोस्तों इतने टाइम बाद मैं वापस आया हूँ, लेकिन इस बार जो कहानी लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ आप लोग हर चैनल पर चाइनीज रिवर्थ वाले स्टोरी को देखकर थक चुके हो, इसलिए आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी को आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि कोई दूसरा चांस नहीं है। यहाँ सिर्फ बदला है। आप जैसे ही इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप खुद बोलोगे भाई ये तो अलग ही लेवल है। तो बस शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूंगा, यह कहानी सिंपल नहीं है, यह कहानी खून, दर्द और इंसैनिटी से भरी हुई है, इसलिए तैयार रहना क्योंकि ये पूरी तरह से 10+ होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होती है और हम देखते हैं एक बंदा भागते हुए सोच रहा होता है मैं पकड़ा नहीं जा सकता, अगर मैं पकड़ा गया तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, अगर मुझे पकड़े जाने और मरने में कोई एक चीज चुनना हो तो मैं मरना पसंद करूंगा। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही 2 हाई वोल्टेज तारों को कनेक्ट करता है तो वहाँ पर भयंकर रूप से आसमानी बिजली गिरती है और उसे वहीं पर खत्म कर दिया था। पर कुछ समय बाद हम देखते हैं उसके साथ वाले दोनों बंदे तो मारे गए थे, लेकिन वो रिवाइव हो चुका था, उसकी बॉडी दोबारा रिस्टोर होने लगी थी, जो कि उसके दिल की वजह से था। इस दुनिया में कुछ लोगों के पास म्यूटेंट पावर है पर सभी की डिफरेंट एबिलिटी होती है, जो कि उनके दिल के म्यूटेशन पर निर्भर करता है। आम लोग मानते हैं कि ऐसे म्यूटेट हुए लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, लेकिन हम देखते हैं हमारा MC वो उल्टिया करते हुए सोच रहा था कि ऐसी ही होती है ईश्वर का आशीर्वाद। मुझे हंसाओ मां, मेरे दिल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे बस अभी कुछ खाने चाहिए, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं पागल हो रहा हूँ। हम देखते हैं उसे जैसे ही कचरे में सड़ा हुआ ब्रेड मिलता है तो वो उसे तुरंत ही खाते हुए सोचता है यह इतना बदबूदार भी नहीं है। पर तभी उसके पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था, तो वह उसे कुछ खाने देते हुए कहता है लगता है तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। हम देखते हैं उस कुत्ते को खाना खाता हुआ देख बाकी के आवारा कुत्ता भी उसके पास आ चुका था, जिसके साथ वो खेल ही रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो छिपकर उस आवाज की ओर देखते हुए कहता है कि अभी भी इंस्टीट्यूट मेरे पीछे लोगों को भेज रहा है। लेकिन वो देखता है वहाँ पर इंस्टीट्यूट के लोग नहीं थे, बल्कि कुछ मवाली टाइप लोग एक लड़की को परेशान करते हुए बोल रहे होते हैं मैं तो बस थोड़ा सा मजाक करना चाहता था, तुम इतने रूखे क्यों हो रही हो। जिन्हें कि वो देखता हुआ कहता है अरे यार ये तो मामूली से गुंडे हैं, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। वहीं वो बंदी अपने आसपास इतने लोगों को देख बोलती है मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए। जिस पर कि एक बंदा कहता है क्या तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तब तो तुम्हें वाकई में पता होगा चीजें कैसे काम करती है। ये सब बोलता हुआ वे लोग और भी ज्यादा उसके पास जा रहे होते हैं, जबकि हमारा MC वो तो ना तो उन लोगों पर ध्यान दे रहा था और ना ही उस लड़की पर, उसका ध्यान तो डॉग फूड पर था जो कि उस लड़की के हाथों में होता है। क्या वो यहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाने आई थे? इतना सोचते हुए वो उन लोगों के पास जाकर कहता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम लोगों को नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो सुनता हुआ वे बंदे उसे देख कहते हैं अब आखिरकार इस भिखारी के साथ क्या गलत है। ये सब बोलता हुआ वो जब उसके साथ भी खेलना शुरू कर दिया होता है तो हमारा MC वो अपने सर से हुडी को निकालते हुए कहता है मैं भिखारी नहीं हूँ। उसके ज़ॉम्बी वाले शक्ल को देख वे बंदे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, वे तुरंत ही उससे दूर हटते हुए कहता है मुझसे दूर रहो। तो हमारा MC अपने हाथों के एक हड्डी को तोड़कर उन लोगों से कहता है शोर मचाना बंद करो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। वे बंदे जिस पर कि भूत भूत कहता हुआ बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ से भाग निकले थे, वहीं ये बंदे घबराते हुए जब डर में उसे शुक्रिया कह ही रही होती है तो हमारा MC उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उसकी तरफ डॉग फूड को लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाती है, तो उसके चेहरे को देखता हुआ वो बंदे भयंकर रूप में डर गई होती है। वो तुरंत ही उसे दूर हटते हुए कहती है मुझे मत खाओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। और कुछ समय तक जब कुछ भी नहीं होता है तो वो भी चौंक चुके थे। वो अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सामने कोई भी नहीं था, बल्कि बगल में हमारा MC वो तो उसके पास से डॉग फूड को लेकर कुत्तों की तरह भगोस कर खा रहा होता है, जिसे देखता हुआ जब वो कहती है ये तो कुत्तों का खाना है तो हमारा MC जवाब देता है मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें डरा दिया, क्या मैं इस कुत्ते के खाने से थोड़ा सा और खा सकता हूँ। जिस पर कि वो बंदी एक अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा शांत हो चुके थे और थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कहते हैं अरे बाप रे ये तो बोलता भी है, मुझे कोई तो बचा लो। उसे इस तरह भागता हुआ देख हमारा MC उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, वो बस कुत्तों के खाने से अपने पेट को भरता हुआ सोच रहा होता है। जैसा कि उम्मीद थी वो भाग गए दूसरे लोगों की तरह, पर चलो अब उसकी वजह से मैं कुत्ते के खाने को शांति से खा सकता हूँ। हम देखते हैं वो लड़की भागी नहीं थी बल्कि दीवार के पीछे से उसे छुपकर देखते हुए सोच रही होती है आखिर वो कर क्या रहा है, या वाकई में वह कोई जिंदा इंसान है। नहीं, वो जिंदा नहीं हो सकता, उसकी हालत जरा सा भी जीवित इंसानों की तरह नहीं लग रही है। लेकिन रुको, क्या वो
कोई हार्ट म्यूटेंट हो सकता है। ये सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशन में थे कि आखिर वो क्या करे। बाद में वो हिम्मत करके उसके पास जाकर अपने बैग से दूसरे खाने को निकाल कर उसे देते हुए कहती है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या तुम यह खाना चाहोगे? तो हमारा एमसी उस खाने को लेकर खाते हुए सोचता है, मैंने इस तरह के रैपर कूड़ेदान में बहुत ही बार देखा है। इसी के साथ वो जैसे ही एक बाइट को लेता है तो उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो सोचता है ये तो स्वर्ग है, क्या इस तरह का खाना भी होता है? स्वाद से तो मेरी जीभ ही सुन हो गई। सब्जियां, ब्रेड, मांस, हर चीज कितनी ताजी है। इसे चखने के बाद अब मुझे मरने का कोई पछतावा नहीं होगा। यह बच्ची तो वाकई में एक एंजल है। हम देखते हैं वो लड़की उसे खाना खाता हुआ देख बाकी के कुत्तों के साथ खेलते हुए कहती है, मिस्टर स्केलेटन मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? हमारा एमसी बात आता है, तुम मुझे किम कहकर बुला सकती हो। वो बंदी जिस पर बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। किम, मेरा नाम सियोन है और मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप इस तरह की हालत में क्यों रह रहे हो? वो बताता है, मैं छुप रहा हूँ, मेरे पीछे इंस्टीट्यूट के लोग पड़े हैं। वह बंदी घबराते हुए कहती है, क्या इंस्टीट्यूट? वाकई में क्या आपका पीछा किया जा रहा है? किम बताता है, हाँ वह रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पर कि मेरे जैसे हार्ट म्यूटेंट को बंद करके रखा जाता है। मुझे वहाँ पर जबरदस्ती ले जाया गया था और अभी भी वे मुझे जाने देना नहीं चाहते। वह बंदी जिस पर कहती है, मैंने सुना तो था कि ऐसी जगह होती है, पर क्या ये वाकई में सच है? किम बताता है, वेल अगर तुम मेरी मानो तो यह सच है। पिछले 10 सालों से वह मुझ पर रिसर्च और टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने मुझे जहर पिलाया, नई नई दवाइयों को खिलाया, मेरे अलग अलग बॉडी पार्ट काटे और एक्सक्यूज दिया कि ट्रांसप्लांट कॉम्पेटिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। वह बंदी जो सुनता हुआ और भी ज्यादा घबराती हुए कहती है, क्या पूरे 10 सालों था आपको उन्होंने टॉर्चर किया? वह बताता है, हाँ क्योंकि मेरे पास रिजरेक्शन हार्ट था। मेरे बॉडी के साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं दोबारा रिजनरेट हो जाता हूँ। लेकिन अब देखो मैं कितना बदसूरत दिख रहा हूँ। वो इसकी इतनी दर्द भरी कहानी को सुनकर वो बंदी एकदम से ही खड़ी होकर कहती है, सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो उसके हाथों से पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगती है। तो ये पूछता है, आखिर कहाँ पर? तो वो बताती है, बस मेरे साथ चलिए। किसी लड़की को अपने हाथों को इस तरह पकड़ा हुआ देख किम वो शर्माते हुए सोचता है, एक लड़की मेरे हाथों को पकड़ी है, मेरे रोब को पूरी तरह से इग्नोर करके अब मैं क्या करूं? तभी हम देखते हैं सियोन जिस हाथ को पकड़कर उसे खींच कर ले जा रही थी वो हाथ ही उखड़ जाता है, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कहती है, मिस्टर आपका हाथ, अब हम क्या करें? वो बताता है, चिंता मत करो, कभी कभार ये ऐसे ही निकल जाता है, अगर मैं इसे अच्छी तरह से लगाऊं तो ये वापस चिपक जाएगा। वैसे तुम इतनी जल्दी जा कहाँ रही थे? वो कहती है, शुक्र है, चलिए आप मेरे पीछे आइए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो नए कपड़ों के साथ पूरी तरह से तैयार हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो सियोन उसे बताते हैं, आपके कपड़े बहुत ही पुराने हो गए हैं और आप भीड़ में कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहे हो, इसीलिए यदि आप विग और नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो आम लोग आपको कम घूरेंगे। हालांकि ज्यादा महंगा न होने की वजह से ये उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इन्हें कुछ समय तक पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किम वो कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, ये इतने मुलायम लग रहे हैं कि मानो मेरी चमड़ी दोबारा निकल आई हो और इसकी गर्माहट ऐसा लग रहा है बालों का हर एक रेशा जिंदा हो गया हो। यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा आउटफिट है। तो सियोन उसका मेकअप करते हुए बोलती है, अभी रुक जाइए, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, आपका चेहरा अभी भी साफ साफ पता चल रहा है और आप मास्क भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके कान भी नहीं है, इसलिए चलिए मैं इसे मेकअप से छुपा देती हूँ। टाटा। वो कुछ समय बाद अपने मेकअप को खत्म करके उसे पूरी तरह से लड़की बना दिया था और हम देखते हैं खुद ही शर्मा गई थी। वो बोलती है, मुझे माफ करिएगा, मैं पहली बार किसी खोपड़ी का मेकअप किया है, इसीलिए हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही। साथ ही वो सोच रही थी, हालांकि उसने तो अभी तक आईना भी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ किम उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है, नहीं ये ठीक है, मुझे कपड़े और मेकअप दोनों ही पसंद आए। तो वो बोलती है, शायद अब आपको वे खतरनाक लोग ना पहचान पाए। इसी के साथ अचानक ही उसका ध्यान टाइम पर जाता है। वो कहती है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा समय हो गया, मुझे तो एकेडमी भी जाना है। हम देखते हैं वापस वो किम को उसी जगह पर छोड़कर जाते हुए बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं अब चलती हूँ, प्लीज इन कुत्तों का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन किम वो तो सोच रहा होता है, तो उसका नाम सियोन है, उसने मुझे कहा इन कुत्तों का ध्यान रखने के लिए, क्या इसका मतलब कल वो वापस आएंगे? इंस्टीट्यूट में हर कोई मुझसे लैब के चूहे की तरफ व्यवहार करता था और भागने के बाद जिन लोगों से भी मैं मिला वो सब के सब मुझे देखते ही भाग गए। वह पहले इंसान है जिसने मेरे साथ इंसानों की तरफ व्यवहार किया। यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। अगर मैं तुमसे मिले बिना चला जाता तो मेरी मुलाकात उससे न हो पाती।
बात है, शुक्रिया मेरे दोस्त। अब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? हम देखते हैं वो थोड़ी देर तक सोचता है पर उसे कोई नाम समझ नहीं आता है तो वो उसका नाम रख देता है पोटैटो, यानी कि आलू। वो कहता है लगता है तुम्हें ये नाम पसंद आया है। वैसे वो चीज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, सही कहा ना मेरे पोटैटो। और सियोन ने तो मुझे कपड़े भी खरीद के दिए और मुझसे बात भी की। वह सचमुच में एक एंजल है। मुझे अब कल का इंतजार बहुत ही बेसब्री से है। यदि मैं यहीं रुका रहा तो मैं सियोन से दोबारा मिल पाऊंगा। ये सब बोलता हुआ वो पानी में अपने चेहरे को देख अचानक ही चुप हो चुका था। वो सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये पूरी तरह से बेवकूफी है। मैं एक भगोरा इंसान हूँ। क्या मैं सियोन जिसने की मेरी मदद की, मैं उसे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यह जगह छोड़कर जानी चाहिए। यही सब सोचता हुआ वो उन कुत्तों को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कचरे में वो दोबारा खाने को खोजता हुआ वहीं पर सो चुका था। पर तभी उसके पास एक चूहा आकर परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से वो उठते हुए कहता है ये चूहा भी ना, पता नहीं मैं कल रात से कितनी दूर तक चलता आ गया। मुझे इस तरह कहीं पर भी नहीं सोना चाहिए। मुझे अब काफी ज्यादा भूख लग रही है। शुक्र है कि मैंने सियोन का दिया हुआ कुत्तों का खाना अपने साथ ले आया। शायद मैं उसके दिए हुए खाने को सोचकर इसे खाऊं तो इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ वो सोचते हुए हरे रंग का लेटियोस, पीले रंग का ब्रेड, भूरे रंग का मांस। वो कहता है सचमुच में इसका स्वाद तो बढ़ गया। और तभी उसके पीछे भौंकने की आवाज आती है। वो जिसे देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पोटैटो उसके हाथ से खाने को लेकर तुरंत ही निकल चुका था, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है मेरा खाना मुझे दे दो, लेकिन तब तक वो कुत्ता उसके खाने को पूरी तरह से चबा डाला था, जिसे देख वो काफी ही ज्यादा शौक था। और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो कुत्ता उसकी तरफ देखता हुआ बहुत ही ज्यादा क्यूट स्माइल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी उसके पास बाकी के कुत्ते और सियोन आते हुए बोलती है मैंने आपको लगभग हर जगह ढूंढा पर आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। उसे वहाँ पर देख किम वो सोच रहा था क्या वो भी यहाँ पर आई है, जबकि सियोन वो बोल रही थी मैंने पूरे दिन भर आपको ढूंढा। वो तो शुक्र है बच्चों को आपकी खुशबू याद थे, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल से हम आपको ढूंढ पाए। आपको अंदाजा भी नहीं है हम कितनी देर तक इधर उधर भटकते रहे। तो किम वो कहता है मुझे माफ कर दो, जिस पर सियोन बोलती है मैंने आपको कहा था ऐसी हालत में आपका घूमना खतरनाक है। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए परेशानी को खड़ा कर दूंगा। सियोन बोलती है आप भी ना, देखिए ये बच्चे आपको लेकर कितने चिंतित थे और अब ये कितने खुश हैं। पर खैर चलिए पहले खाना खा लेते हैं। कल आपने केवल एक ही सैंडविच खाया था, इसीलिए आज मैं स्टोर से बहुत ही सारे खाने को लेकर आई हूँ, ये ट्राई करके देखिए। किम जो देखता हुआ कहता है अरे वाह क्या ये दूध के साथ कुकीज है? सियोन बताते हैं अगर आप इन्हें एक साथ खाते हैं तो इनका स्वाद वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। किम जो सुन ये सोचता हुआ मैंने जो कल खाया था वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, अब ये और कितना स्वादिष्ट होगा। जैसे ही एक बाइट को लेता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है इसका स्वाद तो लाजवाब है, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इसका स्वाद ऐसा है मानो मेरा दिमाग पिघल गया हो। सियोन तुम्हें भी ये खाना चाहिए? सियोन हंसते हुए बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, आप ये एक बार कोला को ट्राई करिए। जिसको लेकर जैसे ही किम पीने वाला था तभी उसकी टूटी हुई हड्डियां रीजनरेट होने लगती है। सियोन बोलती है क्या ये वाकई में दोबारा आ रही है? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसे गौर से देखने लगती है तो उसका रिजरेक्शन वो रुक चुका था। वो पूछती है क्या पूरी तरह ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे? वो बताता है नहीं सब कुछ ठीक रहा तो सालों लग जाएंगे। सियोन पूछती है क्या सालों? किम बताता है हाँ अगर मैं केवल खाना ही खाऊं तो। सियोन पूछती है इसका मतलब क्या कोई और भी तरीका है? किम ये सोचते हुए यदि मैं बहुत ही अधिक मात्रा में ब्लड को एब्जॉर्ब करूं तो मैं तुरंत ही हील हो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं इसके बारे में उसे बताऊं तो शायद वो डर जाएगा। कहता है ये केवल रिसर्च फैसिलिटी में ही पॉसिबल है, इसलिए फिलहाल के लिए मेरे लिए अच्छे खाने ही काफी होंगे। तो सियोन पूछती है क्या आप रिसर्च फैसिलिटी में पहले ठीक हो चुके हैं? वो बताता है हाँ क्योंकि उन्हें मुझे अच्छी हालत में रखना पड़ता था हर बार अपनी इच्छा अनुसार रिसर्च करने के लिए, इसीलिए तो वे अब भी मेरा बेरहमी से पीछा कर रहे हैं, चाहे फिर मैं जहाँ भी छुप जाऊँ। सियोन पूछती है क्या वाकई में वो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे? किम बताता है हाँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी बहुत ही बड़ी खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो एकदम से ही खड़ा होते हुए उससे कहती है हमें सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। किम बताता है अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो वे पहले से ही मेरे साथ मॉन्स्टरों की तरह व्यवहार करते हैं, इसके बाद तो वो मुझे सीधे गोली ही मार देंगे। सियोन बताती है चिंता मत करिए, दरअसल मेरी बड़ी बहन वो पुलिस ऑफिसर है, साथ ही वो हार्ट म्यूटेंट भी है, बिल्कुल आपकी तरह है। जो सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था। वो कहता है क्या तुम्हारी सिस्टर भी हार्ट म्यूटेंट है? वो बताती है
हाँ तो प्लीज मुझ पर बस एक बार भरोसा करिए। मेरी बड़ी बहन वो बहुत ही काइंड है तो वो आपकी मदद करेगी। जिस पर कि किम पता नहीं उसे क्या जवाब देता है। हम बस उसे घूरता हुआ देखते हैं। साथ ही कुछ समय बाद देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। सियोन कुत्तों के साथ खेलते हुए कहते हैं अच्छे से रहना, शेल्टर वालों का कॉल जल्द ही आने वाला है। वहीं किम पोटैटो से कहता है मैं एक बार फिर से तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मेरे दोस्त। इस बार मैं कायरो की तरह नहीं भागूंगा और मैं तुमसे फिर मिलने भी आऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा था यह पहली बार है जब किसी ने मेरे हाथों को पकड़ा है। मैं लगभग 3 सालों से भागता हुआ आ रहा हूँ। यह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं हैरान हूँ अब मैं बिना दौड़े एक जगह रुक सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही रोड को पार कर रहा था तभी एक हाई स्पीड गाड़ी आती है और उसे खतरनाक तरीके से एक टक्कर देती है। वो सीधा हवा में उड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा था। वहीं एक बंदा सियोन को किडनैप करते हुए बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से उस कमीने को पकड़ो लोगों के आने से पहले। हम देखते हैं कई सारे लोग बाहर निकालते हैं और किम को बुरी तरह से जकड़ लिया था। जबकि उन सबका बॉस वो बोलता है तुम्हें ढूंढने में हमने बहुत ही समय बर्बाद किया है तो चलो अब समय आ गया है जो कुछ भी हमने सहा है उसकी कीमत को चुकाने के। इसी के साथ वो उसे रस्सी में फंसाकर पीछे गाड़ी से बांध देता है और अपनी सभी गाड़ियों को हाई स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया था। जबकि बेचारा किम वो दर्द में चिल्लाता हुआ सोच रहा था धत तेरे के मुझे उन्हें रोकना होगा, मेरी वजह से केवल मेरी वजह से सियोन इसमें घसीटी गई है। ये सब सोचता हुआ वो बुरी तरह से उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था और सब कुछ बेकार था। वो कहता है मैं अपनी इतनी कमजोर एबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी उनके पास वे कुत्ते आ जाते हैं जिन्हें कि उन लोगों ने खाना खिलाया था। वे सभी मिलकर किम के गले में फंसी रस्सी को काटना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय बाद वो उन्हें काट देता है। और हम देखते हैं कि अब किम में जरा सा भी जान नहीं बचा था। वो यहाँ तक कि हल्का सा हिल भी नहीं पा रहा होता है। वहीं उसे इस तरह फ्री होता हुआ देख वे गुंडे बाहर निकलते हुए कहते हैं हरामखोर कहीं के, लगता है कि आज हमें कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा। ये सब बोलता हुआ वे लोग जब उन कुत्तों की तरफ बढ़ रहा होता है तो उन्हें देखता हुआ किम वो पूरी कोशिश कर रहा था उठने की पर वो हल्का सा हिल भी नहीं पाता। जबकि वे लोग उसके सामने ही उसके सभी कुत्तों को पीट पीट कर मारना शुरू कर दिया होता है। जिसकी दर्दनाक चीखों को सुनता हुआ किम वो जी जान लगा रहा होता है उन लोगों से उन कुत्तों को बचाने के, और अपनी कमजोर बॉडी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो कहता है ब्लड, मुझे उन लोगों के द्वारा बहाए गए ब्लड को सोखना होगा। ये बहुत ही ज्यादा नहीं है लेकिन मैं इससे कुछ भरपाई कर पाऊंगा। बस मुझे कोशिश करके थोड़ा सा और दूर जाना है। ये सब सोचता हुआ वो घिसक घिसक कर ब्लड की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी एकदम से ही उसके सामने पोटैटो की लाश आकर गिरती है, जिसको देख तो भाई साहब उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुके थे। वो कहता है पोटैटो। इसी के साथ वो अपने सर को और ऊपर उठा के देखता है तो बाकी के सारे कुत्ते भी मर चुके थे। वो सभी का नाम लेता हुआ कहता है 10 सालों तक रिसर्च फैसिलिटी में दर्द को सहने के बाद हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता था तो वह एक और दिन होता था जहां मुझे इंजेक्शन लगाए जाते थे या फिर मेरे अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था। मैं मरना चाहता था तब भी मैं मर नहीं सकता था। मेरा मानो कि यह रूटीन हो गया था, इसीलिए मैंने भागने की प्लानिंग बनाई और किसी चमत्कार की वजह से मैं इसमें कामयाब भी हो गया। मुझे लगा था एक बार बाहर निकलने के बाद मुझे आखिरकार खुशी मिलेगी, लेकिन मेरी आशा के विपरीत बाहरी लोगों ने मुझसे केवल नफरत ही किया। सब लोग मुझे राक्षस समझ रहे थे और ये कुत्ते और सियोन जिन्होंने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया। ये सब सोचता हुआ वो भयंकर रूप में पागल हो चुका था। वो वहाँ पर गिरा हुआ हर एक ब्लड के कण को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो पूरी तरह से हील भी हो गया होता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए सोचता है मेरे अंदर ब्लड आंधी की तरह बह रही है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं बचपन में था। पर रुको, क्या ये ब्लड इन बच्चों की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ उसे देखता हुआ ये लोग बात कर रहे थे आखिरकार ये आदमी है क्या? उसका बॉडी तो पूरी तरह रिजेनरेट हो गया। बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? तो उनका बॉस आगे बढ़ किम पर हमला करते हुए कहता है क्या करना चाहिए? ये किस तरह की बकवास भरी सवाल है, हमें इसे तुरंत पकड़ना है। और आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही किम उसकी फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है उसकी तरफ बिना देखे, जो कितना खतरनाक होता है कि वो सीधे उड़ता हुआ पीछे कार से टकराता है और उसका काम वहीं पर तमाम हो चुका था एक ही बार में। जबकि किम पोटैटो को उठाता हुआ कहता है तुम लोगों को ये वाकई में बहुत ही अच्छी तरह से पता है किसी को सबसे दर्दनाक मौत कैसे दिया जाता है। जो सबसे पहले जवाब देगा वही जिंदा बचेगा। साथ ही मुझे बताना होगा तुम लोगों ने सियोन को कहाँ ले गए। हम देखते हैं बाकी की गाड़ियाँ सियोन को लेकर एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। वो कहती है तुम लोग कौन हो और ये कैसी जगह है? इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने सर से मास्क को हटाकर अपने आसपास के एरिया को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। वो देखती है कई सारे लोग उसे घेरे रखे थे और बगल में ही कुछ लोग इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर रहे
रहे होते हैं। वो कहती है आखिरकार ये कैसी जगह है। तभी एक बंदा उसके बालों से पकड़ते हुए बोलता है ये छोटी तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही है, शांत हो जा। वैसे भी तुम्हारे पास बस कुछ ही समय का जीवन बचा है। अगर तुझे दोष ही देना है तो इस कमीने को देना। तूने इसकी मदद करके अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती की है, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहती है तो अपना मुंह बंद रखना। यहाँ तक कि अगर एक दो लोगों की मौत भी यहाँ पर हो जाए तब भी। ये सब बोलता हुआ वो उसे धमका ही रहा था, तभी एक कॉल आती है। वो उसे उठाते हुए जब पूछता है अब क्या हुआ, यहाँ आने के बजाय फोन क्यों कर रहे हो, तो हम देखते हैं फोन के उस पार वाला आदमी वो सब कुछ उसे बताता है जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। वो कहता है तुम बोल क्या रहे हो, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर कुत्तों ने क्या किया? क्या तूने स्केलेटन को खो दिया? बेवकूफ कहेगे, तुझे अंदाजा भी है उस कमीने की कीमत कितनी है। यदि तूने उसे मेरे पास नहीं लाया तो खुद को मरा हुआ समझ लेना। इसी के साथ वो सियोन के पास जाकर कहता है जल्दी से मुझे बता आखिरकार वो स्केलेटन कहाँ गया है। और जब उसके गुस्से को देखता हुआ सियोन कुछ भी नहीं बोलती है तो वो बंदा लाल टमाटर होते हुए उस पर चिल्लाता हुआ कहता है कुतिया खामोश क्यों है, जल्दी से भाग, तुझे अंदाजा भी नहीं है उसकी कीमत कितनी है। जिस पर कि सियोन जैसे ही डरते हुए बोलती है मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। तो वो बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं देखता हूँ, मैं जब तेरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर छेद करूंगा तो तू कैसे नहीं बताती है। जो सुनता हुआ सियोन वो डरते हुए अपने मन में सोच रही होती है मिस्टर किम ने मुझे कहा था उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन मैं ही थी जो अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आई। क्या सचमुच में मैं अब मरने जा रही हूँ? ये सब सोचता हुआ वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ही लिया था। तभी कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड से उनके बगल से जाकर गुजरती है। हम देखते हैं जो कि कुछ और नहीं एक इंसान था जो कि उड़ता हुआ पीछे गिरा होता है। हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन को देख सारे ही लोग वो सावधान हो चुके थे क्योंकि अब उनके सामने खड़ा था किम। वो बुरी तरह से उन लोगों को घूर रहा होता है, जिसके पास एक बंदा जाकर बोलता है अब इस बच्चे के साथ क्या गलत है, भाई कौन हो तुम? तुम्हारे हुलिये को देखकर लगता है कि तुम भिखारी हो। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी किम उसके गले को बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से पकड़ लिया था। वो बंदा जिससे कि दर्द में कर्राते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरह की पावर है। वहीं किम वो बोलता है केवल तुम लोगों की वजह से सभी डॉग मारे गए। तो इसके पीछे से दो और बंदे आते हुए कहते हैं कर क्या रहे हो, जल्दी से उसे मारो। इसी के साथ वो उसे जोरदार हिट दिया होता है जिससे कि हल्का सा भी फर्क तो नहीं पड़ा था किम पर, लेकिन जब किम मारता है तो उस बंदे की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे जा ही रहा होता है। तभी दूसरा बंदा किम को पीछे से पकड़ते हुए कहता है मैंने तुझे पकड़ लिया कमीने, अब देखता हूँ तू कैसे नाचता है। हम देखते हैं दूसरा बंदा आकर बहुत ही जोरदार तरीके से उसके सर को अपने घुटनों से मारता है जिससे कि किम को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन उस बंदे का ही घुटना टूट गया था। बाद में जिस बंदे ने उसके हाथों को पकड़ रखा था उसे भयंकर तरीके से सामने की ओर पटकता है। अपने लोगों को इतनी बुरी तरह से मरता हुआ देख बॉस के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था। वहीं किम उसके लोगों को मारता हुआ कह रहा होता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मुझे लैब में भेजा गया था। हम देखते हैं उसे इतने गुस्से में देख बॉस सियोन को पकड़ते हुए कहता है क्या ऐसी बात है, उन दलाल कमीनों ने बिल्कुल सही कहा था, अगर तुम एक बार रिजनरेट कर जाओ तो तुम्हें पहचानना भी मुश्किल होगा। और देखो मैं सच में तुम्हें पहली बार तो पहचान ही नहीं पाया, इसलिए शुक्रिया तुम्हें अपने दम पर यहाँ आने के लिए। इसी के साथ वो अपने लोगों से कहता है इस काम के लिए हमें जो भी बंदूकें मिली है उन सभी को बाहर निकालो। जो सुनता हुआ उसके आदमी किम पर हमला करते हुए कहता है जैसा आप चाहे। हम देखते हैं उन्होंने गोलियों से किम की बॉडी के छल्ले उड़ा दिए थे। साथ ही बोल रहे होते हैं इसे पकड़ने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो कोई भी रुकना मत, तब तक गोली चलाते रहो जब तक कि वो रिजनरेट करना ना भूल जाए। जबकि किम दर्द में सोच रहा होता है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा शरीर फट रहा है और मेरी हड्डियां चकनाचूर हो रही है, यहाँ तक कि मेरे फेफड़े भी फट गए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसकी ऐसी हालत को देखता हुआ सियोन वो चिल्लाते हुए कहती है प्लीज रुक जाओ। तभी वो देखती है कि किम वो फाइनली जमीन पर गिर पड़ा था, जिसे देखता हुआ वे लोग बोलते हैं अंततः वो नीचे आया, चलो उसे पकड़ लो। पर ये उन लोगों की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि किम वो अपनी अधमरी हालत में जमीन पर बिखरे हुए ब्लड को छूता हुआ जैसे ही अपनी एबिलिटी का यूज करता है तो उसका हार्ट दोबारा काम करना शुरू कर दिया था, जिसे देखता हुआ एक बंदा चिल्लाता है वो हरामी फिर से जिंदा हो रहा है। जिसे देखता हुआ बॉस कहता है अरे बाप रे वो तो किसी ज़ॉम्बी की तरह उठ रहा है, तुम लोग यूं ही खड़े मत रहो, आगे बढ़ो और गोली चलाओ। जिस पर कि एक बंदा सीधे किम के सर को छेद डाला था, जिसे कि महसूस करता हुआ किम वो सोच रहा होता है मैं अपने शरीर के अंदर धंसती हुई हर एक गोली को महसूस कर रहा हूँ, वे केवल मेरी बॉडी को फाड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे चीर फाड़ कर रहे हैं। लेकिन तब भी मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मुझे जितना लगा था उससे कहीं अधिक दर्द हो रहा है। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर मैंने पहले सहा है यह दर्द उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। ये सब सोचता हुआ वो एक जोरदार
शिक को मारते हुए एक बंदे के सर को वहीं पर फोड़ डाला था। मेरे सामने ये गन कुछ भी नहीं है, मैं इसे दिन भर सह सकता हूँ। उसकी ऐसी स्पीड को देखते हुए एक बंदा कहता है, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है वो हवा में उड़ रहा हो। तभी उसे एक जोरदार आकर हिट लगता है और वो सीधे हवा में बहुत ही ज्यादा पीछे दीवार से जाकर टकराता है। हम देखते हैं ऐसे ही किम बाकी के लोगों को भी बहुत ही बुरी तरह से बेरहमी से पीट रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उन कुत्तों को बचा नहीं पाया, इन कमीनों ने सबको मार डाला। हम देखते हैं आखिरी में जब बॉस बचता है तो वो सियोन को पकड़ा हुआ कहता है, मेरे करीब मत आओ, रुक जाओ, नहीं तो मैं इस कुतिया को मार डालूंगा। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही किम उसके पास पहुंचकर उसको भी एक भयंकर पंच को देते हुए सीधे पीछे एक बड़े से टैंक पर फेंक दिया होता है। हालांकि वो बंदा अभी भी नहीं मरा हुआ होता है। किम उसके पास जाता है, जिसे देखता हुआ वो बंदा और भी ज्यादा घबरा चुका था। वो माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। लेकिन किम वो उसे खत्म करते हुए कहता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। इसी के साथ वो सैकड़ों पंचेस करता है कुछ ही पलों के अंदर उसके फेस पर, और उसका काम यहीं पर खत्म कर डाला था। बाद में जब वो मुड़कर सियोन की तरफ देखता है तो उसके चेहरे को देख सियोन वो घबराते हुए कहती है, मिस्टर क्या आप ठीक हो? तो किम एकदम से ही उसे गले से लगाता हुआ रोते हुए कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें जिंदा देख। जिसे देखता हुआ सियोन वो हैरान हो ही रही थी। तभी किम वो रोता हुआ आगे कहता है, उन कुत्तों ने मेरी जान बचाई और खुद ही मर गए। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था कहीं तुम्हारा हाल भी वैसा ना हुआ हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो सियोन भी उसे गले से लगाते हुए समझाती है, सब कुछ ठीक है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर पुलिस आ चुका था और उन्होंने सभी गुंडों को पकड़ लिया था, जिन्हें की दूर से देखता हुआ सियोन वो बोलती है, ऐसा लग रहा है कि सौभाग्य से सभी गैंगस्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो किम वो कहता है, क्या तुम्हें वाकई में यकीन है हमारे खिलाफ कोई भी जांच नहीं होगी? वो बताती है, मेरी बहन ने हमें फिलहाल के लिए इस मामले से दूर रहने को कहा है, क्योंकि अगर इसमें हार्ट म्यूटेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है तो चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए चलो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि मरे हुए कुत्ते की लाशों को देखता हुआ सियोन वो जोरों जोरों से रो रही होती है, साथ ही रो रहा होता है। उसके साथ बैठ करके वे दोनों मिलकर उन कुत्तों के शोक मना रहे होते हैं। सियोन कहती है, ये सब मेरी वजह से हुई है, कुत्ते मुझे बचाने की कोशिश में मेरे पीछे पीछे आए, जबकि मैंने तो उन्हें बस थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी गर्मी दी थी। मेरे वो कुछ पल इनके लिए सब कुछ बन गया। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो किम वो कहता है, नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने अपना खून मुझे दिया और मर गए। उसे अपनी उंगली को काटता देख सियोन बोलती है, अब आप क्या कर रहे हो? वो बताता है, मैं किसी के भी ब्लड को एब्जॉर्ब करके ठीक हो सकता हूँ, मेरा ब्लड वो खास है, तो क्या मैं अपनी ब्लड से इन कुत्तों को जिंदा नहीं कर सकता? और अगले ही पल उसकी कटी हुई उंगली वो दोबारा ठीक हो जाती है, इससे पहले कि ब्लड एक भी बूंद नीचे गिरे, जिससे कि परेशान होता हुआ किम कहता है, धिक्कार है, ये इतनी जल्दी ठीक क्यों हो रहे हैं? ये सब बोलता हुआ वो जब दोबारा अपनी उंगली को बुरी तरह से काट रहा होता है तो उसे रोकता हुआ सियोन बोलती है, रुक जाइए, अगर आप ऐसा करते हो तो कुत्ते और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे। किम बोलता है, उदास हो जाएंगे? उन्होंने मेरी वजह से अपनी जान दी, उन्हें तो मुझसे नाराजगी होनी चाहिए। वो बताती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, यह चीज मुझे पता है, क्योंकि वे ऐसे कुत्ते थे जो हमेशा लोगों से सावधान रहते थे और किसी को भी अपने पास नहीं आने देते, लेकिन वे आपको अपने पास आने दिया, इसका मतलब वे आपसे प्यार करते थे। जो सुनता हुआ जब किम कहता है, सावधान रहते थे, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बताती है, इनके शरीर पर जगह जगह मारपीट के निशान है, संभवतः लोगों को लेकर इनके पास बहुत ही ज्यादा बुरी यादें थी। किम जो सुन कहता है, क्या सच में? मुझे तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि ये सभी शांत स्वभाव के कुत्ते हैं। वो बताती है, आपको खुद को ना ही चोट पहुंचानी चाहिए और ना ही खुद को दोषी मानना चाहिए, इससे इन कुत्तों का दिल टूट जाएगा। जो सुनता हुआ किम जब कुछ भी नहीं बोलता है तो वो कहते हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आपको अपने पास आने दिया, इसका मतलब है कि वे पहले से ही जानते थे, शायद आपका भी हाल उनकी तरह ही है। जो सुनता हुआ किम उन कुत्तों का शुक्रिया कर ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा पिल्ला था। वो कहता है, क्या ये पोटैटो का पप है? मुझे लगा था ये भी मर गया, लेकिन शुक्र है ये जिंदा है। हम देखते हैं वो पप सीधे उसकी तरफ जाता है और उसके पास में बैठकर बहुत ही प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। तो उसे देखते हुए सियोन कहती है, अरे वाह,
मिस्टर ये तो आपको ही देख रहा है। तो किम उस पप से बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मेरी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए। लेकिन वो पप उसकी बात वजह सा भी ध्यान नहीं देता और उसे चाटते हुए जब उसके हाथों के बीच बैठ जाता है तो उसे देखते हुए सियोन बोलती है, यह पप मुझे लगता है कि आपको पसंद करता है, साथ ही लगता है कि वो थका हुआ भी है। देखिए कैसे वो सो गया। इसके अलावा वो सोच रही थी अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं नए जन्मे हुए बच्चे को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। क्या मुझे उसे घर ले जाना चाहिए? तो फिर मैं मिस्टर का क्या करूं? रिसर्च फैसिलिटी में काम करने वाले भी लोग काम नहीं लग रहे थे। ये सब सोचता हुआ वो दूर जाते हुए किम से कहते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी बहन को कॉल कर लेती हूँ। हम देखते हैं वो अपनी बहन को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है तो वो शायद इसके लिए मान गई थी कि वो उन दोनों को अपने घर ले जा सकती है। इसीलिए वो उन दोनों को साथ लेकर अपने फ्लाइट में पहुंच गई होती है, जहाँ पर कि किम वो अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। वो कहता है, क्या मेरे जैसों के लिए अंदर जाना ठीक भी रहेगा? तो सियोन बताती है, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया अपनी जान को जोखिम में डाल के, आप खतरनाक नहीं हो, तो चलिए अंदर आ जाइए। मेरी बहन उन्होंने कहा है वो जल्द ही आ जाएगी। वह जरूर आपको रिसर्च फैसिलिटी से संबंधित मामलों में मदद कर पाएगी। हम देखते हैं किम जब अंदर आकर के शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में जब उसे समझ आता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो पहचान नहीं पा रहा होता है आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वो खुश होते हुए सियोन से बोलता है, मेरा गर्दन, नाक, होंठ सभी वापस आ गए। सियोन जिस पर कहती है कि आपको वाकई में नहीं पता था कि आपका चेहरा वापस आ गया है। किम बताता है, मेरी चमड़ी बचपन से ही ठीक से बाहर नहीं निकले, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि लैब के अंदर रीजेनरेशन बहुत ही ज्यादा धीमी थी। इसके अलावा जब भी मैं रीजेनरेट करने की कोशिश करता तो वे लोग दोबारा मुझ पर रिसर्च करना शुरू कर देते थे। मुझे तो याद भी नहीं था मेरा चेहरा किस तरह का है, पर देखो मैं ऐसा दिखता हूँ। सियोन कहती है, आप जितनी ज्यादा बोलती हो मैं उतना ही हैरान हो जाती हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत समय से परेशान कर रही है। अब जबकि आपका पूरा शरीर ठीक हो चुका है तो मैं आपको किसी भी तरह से क्यों ना देखूं। आप मुझे बूढ़े आदमी की तरह नहीं लगते हो। आपकी उम्र कितनी है? कम से कम अंदाजा ही लगा कर बता दीजिए। वो कहता है, मेरी उम्र जरा सोचने दो, मैंने अपनी उम्र का कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं रखा। जब मैं रिसर्च लैब में गया था तो मैं 7 साल का था, क्योंकि मैंने 7 बार परीक्षा दी थी और मेरे भागने के बाद ऋतु 3 बार बदल गए। तो हाँ, मैं अंदाजा लगाऊं तो मैं 17 का हूँ। जिसको सुन सियोन को एक बड़ा झटका लगता है। इसका मतलब तुम तो मेरे सेम एज के हो, तो फिर तुमने मुझे चुपचाप तुम्हें मिस्टर क्यों कहने दिया? किम वो शर्माते हुए बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इंसानों की तरह देखा था। जिस पर सियोन और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, ये थोड़ा दयनीय है लेकिन क्यूट भी। इसी के साथ वो बोलती है, अब से हम एक दूसरे को नाम से पुकारेंगे और संस्कारी बनना छोड़ देंगे। किम कहता है, ठीक है। तो सियोन उसे बताती है, हम खाना खाने जा रहे हैं तो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। कुछ समय बाद हम देखते हैं जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तो किम को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है, ये तो बेहद ही ज्यादा स्वादिष्ट है, साथ ही गर्मा गर्म भी है। वो बताती है, ये तो बस सोया सॉस वाला अंडा चावल है। माफ करना, मुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता, हालांकि फिर भी तुम्हें पसंद आया, इसके लिए शुक्रिया। किम बताता है, नहीं, ये सालों में खाया हुआ सबसे बढ़िया खाना है। जो सुनता हुआ सियोन बताती है, मेरी बहन ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम आ गया है, इसीलिए वो आज नहीं आ पाएगी। वह शायद काम में बहुत ही बिजी होगी। इसी के साथ वो बर्तन साफ करने के बाद उसे एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम आज रात यहीं पर सो जाओ। किम बोलता है, क्या यहाँ पर? सियोन बोलती है, क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम ऐसी जगह पर नहीं सो सकते? वो बताता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत ही खुशी होगी, यहाँ तक कि मैं तो फर्श से भी काम चला लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोलती है, अरे नहीं, तुम यहीं पर सो जाओ और इसे उठे लेना। जिस पर कि किम जब उसे शुक्रिया कहता है तो सियोन वहाँ से जाते हुए उससे कहती है, मुझे अपने स्कूल का होमवर्क करना है, इसीलिए मैं अपने कमरे में रहूंगी, तुम पहले सो जाओ। हम देखते हैं जिस पर किम उसे शुक्रिया कहकर अपने आसपास की जगहों को देखता हुआ सोचता है, क्या यह टीवी है? आखिर ये इतना पतला और बड़ा कब हो गया? साथ ही यहाँ पर फूल भी है, लगता है लोग यहाँ पर फूल घरों में रखना बहुत पसंद करते हैं। यह बिल्कुल ही अलग है लैब से। और यह सोफा कितना आरामदायक है, यह सोफा इतना मुलायम भी हो सकता है। यह तो लैब में जिस बिस्तर पर मैं सोता था उससे भी ज्यादा मुलायम है। तभी उसका ध्यान पप की ओर जाता है। वो खाना खा ही रहा था, तभी अचानक ये खाना उसके गले में फंस चुका था, जिसको देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत ही जब उसकी तरफ भागते हुए जाने लगता है तो वो अचानक ही देखता है कि पप दोबारा से 1-2 बार भौंकने के बाद फिर से खाना खाने लगा था। वो जिसे देख कहता है, लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। इसी के साथ वो उसे लेकर अपने साथ सोता हुआ सोचता है, यह कितना नरम है। आखिर अब मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? तुम पोटैटो के बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारा नाम फ्रेंच फ्राई रख दूं? जो सुनता हुआ वो पपी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। तो उसे देखते हुए वो कहता है, क्या तुम्हें अपना नाम पसंद आया? साथ ही वो सोच रहा होता
होता है कि ऐसे ही खुशी कहते हैं। मैंने अच्छा खाना खाया, गर्म पानी से नहाया और अब मैं इतने आराम से सो रहा हूँ। हालांकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आसानी से खो जा सकती है। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही सोता है तो उसे सपने आते हैं जहाँ पर कि वो अपने साथियों के साथ गार्डों से भाग रहा होता है। वो कहता है बाहर निकलने का रास्ता वहाँ पर है। वहीं गार्ड उन पर पीछे से गोलियां चलाते हुए बोल रहे थे वे सभी ए रैंक या फिर उससे ऊपर वाले हार्ट म्यूटेंट हैं। हम उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोज सकते। इसी के साथ वे लोग बहुत ही जोरदार धमाका करते हैं जिसके अंदर कई सारे म्यूटेंट दबकर मर चुके होते हैं। लेकिन किम वो बच गया था, जिस पर कि एक बंदा आग की बारिश कर दिया होता है। हालांकि जब वे लोग रुकते हैं तो अपने सामने के नजारे को देख वे लोग काफी ज्यादा चौंक चुके थे, क्योंकि उन्होंने जो आग फेंका था उन्हें एक बंदी ने रोक दिया था। वो कहती है किम होश में आओ, जबकि कोई दूसरा म्यूटेंट आकर उसके ऊपर से पत्थर को हटाता है। वहीं वो लड़की रास्ते को क्लियर करके उससे कहती है जल्दी करो और बाहर निकलो, एंट्रेंस बिल्कुल ही सामने है। किम कहता है हम लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से निकले थे, लेकिन बिल्कुल ही अंत में हम सभी अलग हो गए। अभी इस वक्त कहीं दूर उन्हें शायद फिर से टॉर्चर किया जा रहा होगा, इसीलिए मैं अपनी इस खुशी को किसी को भी छीनने नहीं दूंगा, चाहे फिर ये शांति भले ही कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अगर कोई मुझसे इसे लेने की कोशिश करेगा तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ अगले दिन हम देख पाते हैं किम घबराया हुआ चिल्लाते हुए कहीं पर भाग रहा था, क्योंकि उसने उस छोटे से पपी को खो दिया था। वो कहता है फ्राई तुम कहाँ पर हो, जिसके साथ ही सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होती है। हम देखते हैं सियोन स्कूल के लिए तैयार होते हुए उससे बोल रहे थे मैं अभी के लिए स्कूल जा रही हूँ, मेरी सिस्टर वो शायद शाम को वापस आएगी, इसलिए घर का ख्याल रखना। वो कहता है क्या शाम तक? सियोन कहती है हाँ उनके पास जरूर बहुत सारे काम होंगे। तो हकीम बोलता है ठीक है अपना ख्याल रखना। साथ ही वो सोच रहा था ये स्कूल शब्द मजेदार लग रहा है। तभी सियोन फ्राई की तरफ देखते हुए बोलती है फ्राई मैं स्कूल जा रही हूँ। पर जब वो कोई जवाब नहीं देता और दबाल को बार बार खरोच रहा होता है तो वो कहती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो बीमार भी नहीं लग रहा है, क्या वो बोर हो रहा है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? अब मैं क्या करूँ, मुझे तो स्कूल भी जाना है। तो किम उससे कहता है क्या मैं उसे बाहर ले जा सकता हूँ? सियोन जवाब देती है क्या ये ठीक रहेगा, वे खतरनाक लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो बताता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चेहरा वापस आ गया है, वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सियोन जिस पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलती है ठीक है, लेकिन बाहर जाने से पहले उसके गले में पट्टे जरूर डाल देना, नहीं तो वो तुमसे दूर चला जाएगा। बाकी मुझे देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से निकल चुके थे। वहीं किम उस पपी को लेकर बाहर आ चुका था, पर वो उसे संभाल नहीं पा रहा होता है। वो पपी बार बार पट्टे के साथ उलझ जा रहा था। वो कहता है क्या मुझे इसे उतार देना चाहिए? लगता है ये उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। धत तेरे के, क्या उसे दर्द हो रहा होगा? मेरे शरीर में भी ऐसा ही कुछ बंधा होता था, जब मैं हिलता था तो उससे बिजली निकलती थी और मेरे पूरे शरीर को जला देता था, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर पाता। क्या ऐसा इसीलिए वे करते थे क्योंकि उन्हें ये पसंद था, जैसे कि मैं अभी इस बच्चे के साथ कर रहा हूँ। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही पट्टे की तरफ देखता है तो पपी वहाँ पर नहीं था, बल्कि वो तो अकेला ही वहाँ पर खड़ा होता है। पपी को अपने से दूर देख उसके सांस फूलने लगे थे। वो डर में चिल्लाता हुआ कहता है वो भाग निकला। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर किम फ्राई फ्राई चिल्लाता हुआ उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और न ही उसकी आवाज उसे सुनाई देती है। वो कहता है आखिर तुम कहाँ चले गए, क्या तुम यहाँ हो? नहीं वो तो यहाँ भी नहीं है, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? फ्राई अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, या फिर किसी बुरे इंसान ने तो उसे नहीं पकड़ लिया। मैंने कल रात उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और अब देखो एक दिन भी नहीं हुआ और मैंने उसे खो दिया। ये सब सोचता हुआ अचानक उसका ध्यान स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ पर कि वो पपी कुछ बच्चों के पास था, जिसे देख वो तुरंत ही उसकी तरफ भागते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर हो? क्या वो सियोन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? ये सब सोचता हुआ वो इतना स्पीड में स्कूल के अंदर एंटर करता है कि पास ही में खड़ा बंदा वो चौंक चुका था। वो कहता है आखिरकार वो इतना तेज कैसे हो सकता है? हम देखते हैं किम एक जगह पर छुपा हुआ स्कूल के अंदर बच्चों को देखते हुए कहता है सभी लोग कितने खुश हैं, क्या ऐसी ही जगह को स्कूल कहते हैं? तभी उसका ध्यान अपने बगल में जाता है, जहाँ पर कि कुछ बच्चे हार्ट म्यूटेंट को लेकर अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग 2 बजे रात को देखते हैं मिस्टीरियस वीडियो। एक बच्चा कहता है नहीं ये सारी चीजें अफवाहें हैं, असलियत से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। पर दूसरा बंदा कहता है नहीं ये सच है, क्योंकि उसके मोबाइल में जो वीडियो चल रहा था उसमें बताया जा रहा होता है जो कोई भी हार्ट म्यूटेंट के बारे में खबर देगा उसे 1 अरब वॉन का इनाम मिलेगा। जिसे देखते हुए वे लोग बात करते हैं अगर हमें भी कोई हार्ट म्यूटेंट मिल गया तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने सुना नहीं उनके पीछे गैंगस्टर भी पड़े हैं, क्या तुम उन्हें संभाल लोगे? तो तीसरा बंदा कहता है हम उसके बारे में तब सोचेंगे जब हम उसे पकड़ेंगे। उनकी बातों को सुनता हुआ किम अपने मन में कहता है तो
बाहरी लोग ऐसी नजरों से हॉट म्यूटेंट को देखते हैं। मुझे सावधान रहना होगा और फ्राई को ढूंढकर तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। यही सब सोचता हुआ वो बहुत ही सावधानी पूर्वक फ्राई तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कुछ लड़कियाँ इंस्टा के लिए रील को बना रही होती है और फिर अपने डांस को खत्म करके एक लड़की कहती है यह कैसा रहा, तो दूसरी लड़की बताती है बहुत बढ़िया मिन, तुम तो वाकई में इंसेन हो, साथ ही बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। वहीं दूसरी लड़की कहती है वाकई में मिन की खूबसूरती चौंका देने वाली है। तो वो बंदी बोलती है तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, तुम भी बहुत ही सुंदर हो। मतलब कि वे लोग आपस में ही अपनी खूबसूरती की बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किम का पपी वो भागते हुए आ जाता है, जिसे देखता हुआ वे लोग कहते हैं अरे बाप रे ये क्या है, एक पपी, ये कितना प्यारा है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी मदर वो कहाँ है। चलो इस बच्चे के साथ एक सेल्फी लेते हैं और इसे अपनी स्टोरी में डालते हैं। रुको थोड़ा सा और पास करो ताकि पपी वो साफ साफ दिख सके। हम देखते हैं वे लोग फ्राई के साथ सेल्फी ले ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एकदम से ही भूत की तरह किम आ जाता है। अपने फ्रेम में उसे अचानक ही देख वे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। आखिरकार ये आदमी कौन है, कहीं वो पीछा करने वाला तो कोई नहीं है। तो दूसरी बंदी बोलती है लगता है वो छुप कर गंदी फोटो खींचने वाला है, बहुत ही बड़ा ठरकी और घिनौना इंसान। उन लोगों की ऐसी बातें सुनता हुआ किम बोलता है मैं तुम लोगों को चौंकाना नहीं चाहता था, बस बात इतनी सी है कि मेरा फ्राई वो तुम्हारे पास है। उसके क्यूट चेहरे को देखता हुआ बाकी की लड़कियां तो मौके पर ही उस पर फिदा हो चुके थे। वे लोग कहते हैं वो कितना प्यारा है, मुझे नहीं लगा था वो इतना हैंडसम होगा। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पर ये है कौन, मैंने पहले कभी भी इसे नहीं देखा, क्या वो कोई नया स्टूडेंट है। तभी किम बोलता है माफ करना मैं कैमरे में आ गया। वे लोग कहते हैं हाँ तुम आ तो गए, हम लोग टिकटॉक की शूटिंग कर रहे थे, क्या तुम हमारे साथ शूटिंग करना चाहोगे। तो दूसरी लड़की बोलती है अरे तुम क्या कर रही हो, तुम तो उससे पहले कभी मिली भी नहीं हो। तो पहली लड़की कहती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो हैंडसम है, साथ ही वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी है। उन लोगों की इस तरह देख किम बोलता है नहीं नहीं मुझे वीडियो शूट करना पसंद नहीं है। तभी उसके पास मीन एकदम से आकर उससे पूछती है मुझे अपना इंस्टा आईडी बताओ, मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। उसकी एकदम से ही ऐसी हरकत को देखता हुआ ये बंदी सोचती है नामुमकिन, क्या वाकई में मीन खुद आगे से उससे इंस्टा आईडी के लिए पूछ रही है। चलो ये भी ठीक ही है, वैसे वो है भी बहुत ही सुंदर। इसी के साथ वे लोग किम से कहती है अब जल्दी से अपनी आईडी बताओ, तुम्हें पता नहीं मीन का 100K फॉलोवर है, अगर वो तुम्हें टैग करती है तो तुम्हारा फॉलोवर भी आसमान छुएंगे। पर किम वो तो इंस्टाग्राम का नाम सुन कंफ्यूज होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था वे लोग आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिन उसे देखते हुए सोच रही थे वह दिखने में इतना बुरा भी नहीं है, यहाँ तक कि वो शर्माता भी कितना क्यूट है, वह अच्छा छोटा सा एक्सेसरीज साबित हो सकता है। पर आखिरकार वो इतना नखरे क्यों दिखा रहा है, जबकि अंत में वो मुझे अपना आईडी दे ही देगा। ये सब सोचता हुआ वो खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे। पर किम जवाब देता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मांग रही हो। जो सुनता हुआ मिन वो शौक हो ही रही थी। तभी किम उसके सामने झुकते हुए कहता है मैं आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा, प्लीज मुझे माफ करना। जिसको देखता हुआ ये दोनों बंदी सोचती है अरे बाप रे ऐसा नहीं हो सकता, उसने मिन को रिजेक्ट कर दिया, सच में उसे पिघलाया नहीं जा सकता, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा टफ है। वहीं मिन वो सोच रही होती है यह छोटा कमीना कहेगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी नखरे दिखाने के। इसी के साथ वो अपना मुंह टेढ़ करते हुए कहती है यह कितना मजा किया है, मैं तो बस तुम्हें इंस्टा पर टैग करना चाहती थी, पर चलो कोई बात नहीं। तो किम वो बोलता है यह मेरा पपी है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। इसी के साथ वो उस डॉगी को लेकर बोलता है फ्राई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं खोऊंगा। उसे उस कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करता हुआ देख मिन और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ एक और बंदा था जो कि किम को देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है लानत है, आखिरकार ये हरामी कौन है। तो उसके साथ वाला एक बंदा कहता है क्या वो तुम्हारी लड़की नहीं है। जिस पर कि वो बंदा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार उस हरामी की हिम्मत कैसे हुई अपने पिल्ले का इस्तेमाल करके मिन को छेड़ने के। मैं उसे काफी समय से देख रहा हूँ, आखिर वो है कौन। तो उसके साथ ही बताते हैं लगता है वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है और शायद हमारी क्लास में ही पढ़ता है। जिस पर कि टाई और भी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है इस हरामी ने मिन पर डोरे डालने की हिम्मत की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ वो अपने साथी से बॉल को लेता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से जब किम की ओर थ्रो करने लगता है तो उसे देखते हुए उसके साथ वाले बंदे कहते हैं अब तुम ये क्या कर रहे हो, पिछली बार भी तुमने किसी की नाक तोड़ दी थी। तो टाई वो बोलता है हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो उस बॉल को अपनी तरफ एकदम से ही आता हुआ देख किम काफी ज्यादा शौक हुआ था, वो तुरंत ही पपी को बचाता हुआ डायरेक्ट हिट खुद पर ले लिया होता है। जिसको देखता हुआ वहाँ खड़ी लड़कियां भी घबरा चुके थे। वे लोग किम की बुरी हालत को देखते हुए कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पर टाई आते हुए कहता है माफ करना, बॉल गलती से तुम्हारी तरफ आ गई। जिस पर कि मिन वो गुस्सा होते हुए बोलती है अरे यार मैं बाल बचे। जो सुनता हुआ टाई जब कहता है माफ करना ये बस एक गलती थी, तो मिन किम से पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर कि किम वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है जरा ध्यान से।
अभी बाल बाल बचा, जल्दी से इसे माफी मांगो। हम देखते हैं वो छोटा कुत्ता भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो जोरों जोरों से भौंक रहा होता है, लेकिन टाई का ध्यान उन दोनों पर होता ही नहीं। वो हकीम की नाकों से ब्लड बाहर निकलता हुआ देख जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम्हारी तो डबल नोज ब्लीड हो रहा है। लेकिन अगले ही पल वो अपने मुंह को बंद करता हुआ सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मीन मुझे देख रही है। इसी के साथ वो सभ्य बनते हुए कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो, लगता है कि बॉल सीधे तुम्हारे चेहरे पर आकर लगा। पिछली बार किसी की नाक टूट गई थी, क्या तुम मेरे साथ नर्स ऑफिस जाना चाहोगे? तो हकीम बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन फ्राई को वो बॉल लगभग हिट कर ही दिया था, आगे से सावधान रहना। जिस पर कि ये सोचते हुए दोनों नाकों से ब्लड बाहर निकल रहा है, फिर भी इतना कर दिखा रहे हो, इतना मजा क्या है? कहता है, हाँ मैं सावधान रहूंगा, मुझे माफ कर दो। किम कहता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो टाई का एक साथी कहता है, वो मेरी सोच से कहीं अधिक ठीक लग रहा है, और टाई सच में तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया था। वो कहता है, चुप रहो और पता लगाओ वो हरामी कौन सी क्लास का है और वो कौन है। मेरा अभी भी मन नहीं भरा है। जो सुनता हुआ उसके साथी को काफी बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ किम वहाँ से जाते हुए सोच रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था ये सोच कर कि मैंने फ्राई को खो दिया, पर चलो सब कुछ ठीक है। साथ ही मैंने फ्राई की बदौलत स्कूल भी देख लिया, वहाँ पर मेरे उम्र के काफी सारे बच्चे हैं। सच में वहाँ पर काफी मजा आता होगा। क्या मैं यदि यहाँ पर होता तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते। यही सब सोचता हुआ वो जा ही रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे दोस्त जरा रुक जा, मुझे पहले हुई घटना के लिए अभी भी तुमसे माफी मांगनी है। किम कहता है, दोस्त बताता है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हम हुए ना दोस्त। तुम्हें जो गेंद लगे उसके लिए शब्दों से माफी मांगना ही काफी नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ ब्रेड खरीद कर देता हूँ। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ किम खाने के बारे में सोचता हुआ बहुत ही ज्यादा शौक हुआ था। वो कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे ब्रेड खरीद के दोगे? वो बताता है, हाँ यार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टेस्टी ब्रेड खिलाऊंगा। वो पूछता है, क्या फ्राई के खाने के लिए भी कुछ होगा? टाई बताता है, बिल्कुल, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें खरीद दूंगा। वैसे भी तुम लड़कियों के सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी। शायद मुझे तुम्हारे लिए बहुत सारे ब्रेड ना खरीदनी पड़े। जिस पर कि किम जैसे ही बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तो टाई उसे पीछे से एक जोरदार लात मारते हुए बोलता है, हरामखोर कहेंगे, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? हम देखते हैं किम जैसे ही संभल कर उन लोगों की तरफ मुड़ता है तो उसके सामने टाई के कई सारे दोस्त खड़े थे और वे बोल रहे होते हैं, तुम सचमुच में इस कमीने को अपने साथ ले आए? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या वाकई में वो तुम्हारे पीछे केवल इसलिए आ गया क्योंकि तुमने उसे कहा तुम उसके लिए ब्रेड खरीद कर दोगे? टाई बताता है, हाँ ये थोड़ा सा बेवकूफ है, तो चलो आज हम इसे इतना ब्रेड खिलाते हैं कि ये खाना ही भूल जाए। इसी के साथ टाई किम पर हमला करते हुए कहता है, तुम कमजोर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के? जिसको सुनता हुआ किम वो कुछ भी ना समझते हुए जब कहता है, तुम बोल क्या रहे हो? तो टाई उसे बताता है, तूने जुर्रत कैसे के हिमिंग पर लाइन मारने के, जब तू एक छोटी सी चोट से ही इस तरह रेंग रहा है? कहीं तू बेवकूफ बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा? या तू सचमुच में चाहता है कि मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद करके रख दूं? तो उसके पीछे खड़ा एक बंदा कहता है, ये कमीना तो बुरी तरह से डरा हुआ लग रहा है, जरा आराम से टाई। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, उसे मत मारना, वो इतना दुबला पतला है कि शायद एक लात से ही टूट जाए। इसके अलावा स्कूल में एक पिल्ले को लाना, यह उसकी कितनी घिनौनी सोच है। जो सुनता हुआ टाई बोलता है, छोटे कमीने कहीं के, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद को इस तरह गिरा हुआ देख किम सोचता है, मुझे लगा था उसने मुझे दोस्ती करने के लिए यहाँ बुलाया, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लड़ाई करना चाहता है। यह कितना बोरिंग है। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए कहता है, माफ करना, यदि तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसे इस तरह वहाँ से जाता हुआ देख टाई हैरान हो ही रहा था। तभी किम के सामने दो बंदे आते हुए कहते हैं, तुझे क्या लगता है तू कहाँ पर भाग रहा है? आज बेटे तेरा ये आसान दिन नहीं होगा। जो सुनता हुआ किम बोलता है, मेरे रास्ते से हटो, तुम फ्राई को डरा रहे हो। हम देखते हैं पपी वो काफी ज्यादा जोरों जोरों से भौंक रहा था। जो देखता हुआ किम के सामने खड़ा बंदा वो फ्राई पर हमला करते हुए कहता है, लगता है ये आवारा कुत्ता अपने मालिक की तरह ही है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर भौंकने के? और आगे वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही किम उसे एक हल्का सा पंच से ही काफी पीछे धकेल दिया था। उस बंदे को इतना दूर जाकर गिरता हुआ देख वहाँ पर खड़े दूसरे बंदे हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार वो वहाँ पर कब जाकर गिरा? वही टाई वो सोच रहा होता है, अभी अभी हुआ क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? उसने अपना हाथ घुमाया और जियांगू हवा में उड़ गया। तभी वो देखता है कि बाकी के बंदे किम पर हमला करते हुए बोलते हैं, ये कमीना खुद को समझता क्या है, मारो इसे। और अगले ही पल हम देखते हैं जब तक कि वे लोग किम तक पहुंच पाते उससे पहले ही किम अपने हार्ट का इस्तेमाल करता है और फिर हवा के रफ्तार से एक पल के अंदर ही उन सभी को जमीन पर लेटा दिया होता है। और बाद में जब टाई की बारी आती है तो वो अपने पंच को रोक लेता है और बिल्कुल उसके बगल में दीवार पर काफी जोरदार तरीके से मारा होता है। वो बुरी तरह से खराब हो चुके थे। किम बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही रुकने के लिए कहा था, तुम्हारी हरकतें फ्राई को डरा रही थी।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग किम के हाथों मार खाने के बाद इतना डर गए होते हैं कि वहाँ से भागते हुए कहते हैं ये किस तरह का राक्षस है, ये चीजें कोई सेंस नहीं बनाते। जबकि टाई वो सोच रहा होता है न तेरे के दीवार पर दरारें पड़ गए, अब तो मैं गया, यह अपने एक ही वार से मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर देगा, या मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। ये सब सोचता हुआ वो तुरंत ही किम के सामने अपने घुटनों पर आते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा फिर से दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। वे कमीने ही थे जो तुम्हारे पपी को मारना चाहते थे, जबकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। ये देखो मेरे पास भी एक पिल्ला है, इसका नाम बॉबी है, मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो देखता हुआ किम अपने मन में कहता है क्या वाकई में उसके पास भी एक पपी है, कहीं वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं। जबकि टाई वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे केवल इस बार छोड़ दो, मैं ऐसी हरकतें फिर कभी भी नहीं करूंगा। किम बोलता है मैंने अपनी थोड़ी सी ताकत खर्च कर दी, इसलिए अब मुझे बहुत ही भूख लग रही है, अब सोचता हूँ तो मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। टाई जो सुनता हुआ अपने मन में कहता है अचानक ही उसे ऐसी सिचुएशन में भूख लग रही है, कहीं ये कमीना मुझे माफ करने के नाटक करके इशारों में मुझसे खाना तो नहीं मांग रहा। हाँ यही बात है, यह कितना बेकार कमीना है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टाई ने किम को बहुत ही सारे खाने को खरीद कर दिया था, जिसको देखता हुआ किम उसे शुक्रिया कहते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो टाई वो सोचता है हाँ कमीने मजे कर, अगर तू ताकतवर नहीं होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो लूजर की तरह क्यों दिखता है। उसने केवल एक ही मुक्के से एक इंसान को दूर उड़ा दिया था, क्या वो कोई एथलीट है जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को सीखा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यदि वो कोई एथलीट भी होता तब भी दीवार पर इस तरह दरार नहीं दे पाता। यह एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, लगता है मुझे उसे कुछ अलग तरीके से संभालना पड़ेगा। ये सब सोचता हुआ वो अपने बॉस को कॉल लगाते हुए कहता है बॉस क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो फोन की दूसरी तरफ से उसका बॉस योनचल वो कहता है काफी समय हो गया, क्या चल रहा है? वो बताता है कि आप मेरी मदद केवल एक बार कर सकते हो, मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ। वो अपने साथ हुई सारी घटनाओं को जब अपने बॉस को बताता है तो वो कहता है क्या अनजान से छोटे कमीने से पिट गए? यह कितना शर्मनाक है, यहाँ तक कि तुम तो पिटाई खाने के बाद भी मुझे कॉल कर रहे हो, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं इतना खाली बैठा हुआ हूँ? वो बताता है माफ करिएगा बॉस, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, मैं आपसे आखिरी और पहली बार विनती कर रहा हूँ, प्लीज इस बार मेरी इज्जत बचा लीजिए। हम देखते हैं उसके बॉस कितना देर तक फोन पर बात करता हुआ देख उसके पीछे ट्रेनिंग कर रहे दो बंदे कहते हैं आखिर कौन है? बॉस बताता है अरे ये मेरा जूनियर है, उस बेवकूफ को किसी अच्छे फाइटर ने पीट दिया है और अब वो मुझसे मदद मांग रहा है। जो सुनता हुआ उसके पीछे लड़ रहा बंदा कहता है क्या सचमुच में वो इतना अच्छा फाइटर है? चलो उसे बता दो हम आ रहे हैं, वैसे भी हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे। वो जिस पर कहता है अरे यार टाई ध्यान से सुनो, हमारे स्कूल के पास कुछ काम है तो उसे बगल में थोड़ी देर के लिए ले आना। टाई जिस पर कहता है क्या आप मेरी मदद करोगे? शुक्रिया बॉस। इसी के साथ वो किम की तरफ एक क्रीपी स्माइल को देते हुए अपने मन में कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट आज तो बेटे तू तो गया। तभी वहाँ पर किम आते हुए कहता है माफ करना, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मुझे अकेले खाना थोड़ा बुरा लग रहा है। तो टाई उसे और भी ज्यादा खाने को खरीद कर देते हुए बोलता है नहीं नहीं तुम ही खाओ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर दूसरे ब्रेड के साथ साथ तुम ड्रिंक भी ले सकते हो। जो सुनता किम काफी ज्यादा खुश हो चुका था और उसे शुक्रिया कहकर जब वो फ्राई को आइसक्रीम खिला रहा होता है तो उसे देखते हुए टाई अपने मन में कहता है इस तरह का आदमी आखिरकार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इतने में ही उसका ध्यान किम के हाथों की तरफ जाता है, क्या उसने पहले ही दीवार पर मुक्के मारकर अपने हाथों में चोट नहीं लगाई थी? फिर वो पूरी तरह से ठीक कैसे है? ये सब सोचता हुआ वो अपने मोबाइल में पहले देखे गए वीडियो को याद करता है। हार्ट म्यूटेंट की एबिलिटी उनके दिल पर निर्भर करती है, हालांकि उनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में 0.001% से भी कम है, इसीलिए किसी के लिए भी अपने जीवन में उन लोगों को केवल एक बार ही देखना बहुत ही बड़ी बात है। टाई कहता है अब मुझे ये मत बता वह एक हार्ट म्यूटेंट है। इसी के साथ जब वो कहता है क्या तुम हार्ट म्यूटेंट हो तो हकीम को एक बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत ही घबराते हुए कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो इसकी शक्ल को देखता हुआ टाई अपने मन में कहता है डेफिनेटली यह बदमाश वही है, हार्ट म्यूटेंट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है उसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ, वह तो आम लोगों से बिल्कुल भी ज्यादा अलग नहीं है। और रुको, अगर वो हार्ट म्यूटेंट है तो क्या वो खतरनाक होगा? अगर बॉस यहाँ पर आते हैं तो बेवजह ही उनकी पिटाई हो जाएगी। यही सब सोचता हुआ वो अपने बॉस को जब किम के बारे में बताता है तो वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ वाला बंदा एक हार्ट म्यूटेंट है? टाई बताता है हाँ सही कहा बॉस, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो इतना डरावना आदमी होगा। यह मामला वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें बस यह मान लेना चाहिए कि उसे सबक सिखाने वाली पूरी घटना कभी हुई ही नहीं थी। तो उसका बॉस बताता है नहीं यह तो और भी ज्यादा बेहतर है, अब हम उस आदमी से और भी अच्छे से निपटेंगे, इसीलिए उसे पकड़ कर रखना और उसे कहीं जाने मत देना। जिसको सुनता हुआ टाई पहले तो शौक होता है पर बाद में वो हमें भर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पीछे से किम आते हुए बोलता है मैंने खाना खा लिया है, अब मैं चलता हूँ। टाई जिस
पर कहता है क्या तुम अभी जा रहे हो? लेकिन लंच ब्रेक में तो अभी समय बचा हुआ है ना। किम बताता है पर मुझे घर जाना है। जो सुनता हुआ टाई अपने मन में कहता है मुझे उसे यहीं रोके रखना होगा जब तक कि बॉस यहाँ नहीं आ जाते। इसी के साथ वो किम से कहता है अभी मत जाओ, चलो हम स्कूल को छोड़कर घूमने चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो किम को अपने साथ लेकर गेम स्टेशन में पहुंच चुका था, जहाँ पर कि किम बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए टाई बोलता है तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, सही कहा ना? वो बताता है हाँ, मैं तो जानता ही नहीं था कि यह जगह ऐसी है। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया और अद्भुत है। अरे यार ये तो वही डॉल है जिसे कि सियोन ने अपने बैग के साथ बांध रखी है। तो टाई बोलता है क्या तुमने क्लॉ मशीन को भी कभी नहीं देखा? साथ ही वो सोच रहा होता है आखिरकार ये कमीना इतनी छोटी छोटी चीजों को भी नहीं किया तो अपनी पूरी जीवन भर आखिर वो कर क्या रहा था? ये सब सोचता हुआ वो किम को बताता है इसमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनता हुआ किम जब ट्राई करने की कोशिश करता है तो उससे हो ही नहीं पाता, इसीलिए टाई उसे साइड करते हुए हम बोलता है चलो मुझे देखो मैं ये कैसे करता हूँ। पहले इससे डॉल को ऊपर उठाना है और फिर, लेकिन किम का तो उस पर ध्यान ही नहीं होता है। वो कहता है मुझे बिल्कुल सियोन की तरह गुड़िया मिल गई, यह जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। या इस जगह को आर्केड कहते हैं? टाई बताता है हाँ बिल्कुल। साथ ही वो सोच रहा था तो उसे ये जगह पसंद आया। चलो अब बॉस के आने तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वो किम से बोलता है क्या तुम कभी क्वाइन कैरोक में गए हो? किम कहता है वो क्या होता है? टाई बताता है तुम यहाँ पर गाना गा सकते हो, मुझे बताओ तुम कौन सा गाना गाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए उसे रिकॉर्ड कर दूंगा। वो बताता है गाना गाना, और मुझे तो कोई गाना आता ही नहीं है। टाई बोलता है अरे कुछ भी कहो, हम यहाँ पर लड़के हैं, तुम्हें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सुनता हुआ किम बोलता है अच्छा ठीक है मैं गाता हूँ। इसी के साथ वो अपनी बचपन वाली पोएम आई होल्ड मॉम हैंड एंड गो ऑन पिकनिक द कॉटन कैंडी आई एट जोरों जोरों से गाना शुरू कर देता है। तो उसे देखते हुए टाई बोलता है अरे यार रुक जाओ, कैरोक ग्रुप में तुम बच्चों वाले गाने को क्यों गा रहे हो? आखिर कब तक तुम अपने इस नाटक को जारी रखने वाले हो? जो सुनता हुआ किम बोलता है क्या मैं यहाँ पर इस तरह के गाने को नहीं गा सकता हूँ, लेकिन मुझे तो बस यही गाना आता है। यह वो गाना है जो मुझे माँ ने तब सिखाया था जब मैं 7 साल का था और अपने परिवार से अलग हो गया था। तब से लेकर अब तक मैं नॉर्मल लाइफ को कभी भी नहीं जी सका, इसलिए मुझे गाने जैसी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं। टाइम जिस पर कि अपने मन में कहता है क्या वो अपनी फैमिली से 7 साल की उम्र में ही अलग हो गया था और अब तक कभी भी नॉर्मल लाइफ को नहीं जिया। आखिरकार इस कमीने का चक्कर क्या है? क्या हार्ट म्यूटेंट आमतौर पर ऐसे ही होते हैं? यह कितना बकवास सी चीज है, यह तो मेरे पूरे दिल को चीर रही है। ये सोचता हुआ वह एकदम से ही जोश में आते हुए किम से बोलता है तुमने अब तक कभी भी नॉर्मल जीवन को नहीं जिया, तो अब से तुम्हें असाधारण जीवन को जीना चाहिए। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक बिल्कुल ही नई दुनिया को दिखाता हूँ। हम देखते हैं वो उसे अपने साथ ले जाकर उसे कई प्रकार के अलग अलग गेमों को खिलाता है और साथ ही उसके साथ बहुत ही ज्यादा मजे करता है, यहाँ तक कि किम से बदला लेने के विचार तक को वो भूल चुका था। वो कहता है तुम तो बिल्कुल ही नोब हो, हालांकि आज हम पागलों की तरह खेले। तो किम वो कहता है आर्केड नाम का यह जगह वाकई में बहुत ही मजेदार है, मैं अपने जीवन में पहली बार इतनी मजेदार जगह पर आया। तो टाई वो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा कमीने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। और तभी उसका फोन बजता है और वो बुरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉस का था। वो कहता है हरामखोर कहने के फोन इतनी देरी से क्यों उठा रहे हो? अपनी बॉस की ऐसी बातों को सुनता हुआ टाई अपने मन में कहता है मैं इस कमीने के साथ खेलने में इतना बिजी हो गया था कि मैं बॉस के बारे में भूल ही गया था। यहाँ तक कि मैं इतने जोश में आ गया था कि हमने बूथ पर फोटो भी खिंचवाई। क्या मैं बिल्कुल ही बेवकूफ बन गया हूँ? ये सब सोचता हुआ वो उन फोटो को देखता हुआ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था और फिर किम की ओर थोड़ी देर तक घूरने के बाद पता नहीं वो उससे क्या कहता है। हम बस अगले सीन में देखते हैं कि टाई अपने बॉस के सामने होता है और उसे जब कोई बात बताता है तो उसका बॉस कहता है क्या? तो टाई उसके सामने झुकते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे अंत में पता चला कि वो कोई हार्ट म्यूटेंट नहीं है। जिस पर कि बॉस के साथी वे बोलते हैं आखिरकार इस हरामखोर को क्या लगता है, आखिर तू सोच क्या रहा है कमीने? तो टाई उन लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच में तुम लोगों से माफी चाहता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं ये सब उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। हम देखते हैं यहाँ आने से पहले उसने किम से कहा होता है क्या ये पॉपी एकलौता तुम्हारी फैमिली है? धात तेरे की ये कितना दुखद है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे दर्द को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बच्ची भी 17 की हो गई है और पता नहीं वो कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। जब भी मैं उसकी मौत के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। इसलिए जब मेरे दोस्तों ने तुम्हारे पिल्ले को छेड़ने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं लगभग उन लोगों को मार ही डालूंगा। जो सुनता हुआ किम उसे सांत्वना देते हुए कहता है
कोई बात नहीं। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ टाई अभी सोच ही रहा होता है कि यह उसकी वजह से नहीं है, ये सारी चीजें उस पिल्ले की वजह से है। मैं सब कुछ उस कुत्ते की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो खतरे में पड़ जाएगा तो आखिर उस पिल्ले का क्या होगा। तभी उसकी तरफ एक जोरदार पंच आती है और उसे भयंकर रूप में हिट करती है, जिसकी वजह से वो जोरों से दर्द में चिल्लाता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं बॉस उसे बालों से उठाते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, क्या तुझे मैं कोई मजाक लग रहा हूँ? अगर नहीं तो जल्दी से मुझे बता वो म्यूटेंट कहाँ पर है। पर जब टाई उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, हरामखोर कहेंगे, क्या मेरी बातें तुझे सुनाई नहीं दे रही या फिर मेरी बातें तुझे समझ नहीं आ रही है? देख यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली आई है केवल उस कमीने को पकड़ने के लिए, तो चल जल्दी से बकना शुरू कर। टाई जिस पर उसे हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे बॉस 1 मिनट रुकिए, ये बस गलतफहमी है। मैं आज पूरे दिन उस कमीने के साथ था, अगर वो हार्ट म्यूटेंट होता था मुझे कम से कम अजीब सी एनर्जी तो महसूस होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बस एक बेहद साधारण घटिया इंसान था जो आर्केड में पंप गेम को केवल 2 राउंड खेलने से ही हाँफते हाँफते गिर पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि वो पावरफुल होगा, लेकिन आज सुबह जब वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तभी बीच खेल में ही वो बेहोश भी हो गया। वो तो बस एक लूजर है लूजर। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको इतना दूर आने का कष्ट उठाना पड़ा। जो सुनता हुआ बॉस कहता है, क्या तेरा मतलब है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है? टाई बताता है, हाँ आपने सही कहा। तो बॉस उससे बोलता है, बच्चे क्या तुझे डर लग रहा है कि तेरा बड़ा भाई तुझ पर चिल्ला और तुम्हें पीट रहा है? तेरा झूठ साफ साफ तेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। पहले तुमने हमें अपनी पूरी कहानी बताई और अब तुम पूरी बात को ही बदल रहे हो। इसका मतलब वो बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा कि तुमने हमें बताया था। वह वाकई में एक डरावनी चीज है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन हार्ट म्यूटेंटों की वजह से यह दुनिया कितनी बड़े खतरे में पड़ सकती है। क्या इसीलिए तुम्हें हमारी चिंता हो रही थी कि हम उनसे हार जाएंगे, जिसकी वजह से तुम हमें उसके बारे में नहीं बता रहे हो? तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। तो टाई बताता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सीरियस हूँ। जिस पर कि बॉस बोलता है, देखो मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा काइंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उस हार्ट म्यूटेंट के बदले 5 मिलियन दूंगा। यह काफी कूल है। तो चलो अब मुझे उसके बारे में बता दो। मैंने ब्रोकर को भी तैयार कर लिया है जो उसे संभाल लेगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जो सुनता हुआ टाई अपने मन में कहता है, यह तो पूरी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। हाल ही में हार्ट म्यूटेंट को टारगेट बनाकर किडनैपिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हार्ट म्यूटेंट को गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत ही बड़ी कीमत देकर खरीदा जा रहा है। मुझे लगा था ये बस महज अफवाहें हैं जो ऐसे ही इधर उधर फैल रही है, पर अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बॉस भी ये काम करते हैं जो केवल मैंने यूट्यूब पर देखा था। ये सब सोचता हुआ वो बॉस से कहता है, बॉस वो आदमी बिल्कुल ही साधारण है, प्लीज मुझ पर विश्वास करिए। जो सुनता हुआ बॉस उसे एक जोरदार लात को देते हुए कहता है, कामिनी अपनी बकवास बंद कर। हम देखते हैं वह हिट इतना जोरदार होता है कि उसको अब सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, जबकि इधर बॉस उस पर लगातार हिट करते हुए बोल रहा था, मैं तुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तू तो हद से भी ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। तो चल अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। तुम लोग कर क्या रहे हो? इसे तब तक पीटो जब तक कि ये सारी चीजें उगल ना दे। जिसको सुनता हुआ हम देखते हैं सारे ही लोग टाई को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया होता है, जबकि टाई वह मार खाते हुए अपने पुराने दिनों को याद करता है। यहाँ पर कि ऐसे ही उसे पहले भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटा जा रहा था और वो बस चिल्ला रहा होता है, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन उसे पीटने वाले बच्चे जरा सा भी उसकी बातों को नहीं सुनते और लगातार उसे हिट दिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बॉस आकर कहता है, तुम्हारे जैसे नवसिखियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को परेशान करने के? लगता है तुम सभी मरना चाहते हो। तो हम देखते हैं टाई को पीटने वाले बच्चे वो वहाँ से भागते हुए कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा फिर दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। जिसको देखता हुआ बॉस बोलता है, कमीने क्या तू मुझे भूल गया? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तू हमारे डोजो से है तो तुझे इधर उधर जाकर मार नहीं खानी चाहिए। इन्हीं बातों को याद करता हुआ टाई अभी सोच रहा होता है, बॉस पहले वफादार और एक अच्छा फाइटर और शांत स्वभाव के लगते थे। मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई माना था क्योंकि वे दिखने में कूल लगते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे पीट रहे बंदे आखिरी में थक कर कहते हैं, अरे यार ये कमीना तो कुछ भी नहीं बोल रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सचमुच में कुछ भी नहीं जानता हो? तो बॉस वो बोलता है, मैं इस बदमाश को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मैं इसके झूठ को दूर से ही पहचान सकता हूँ। टाई मेरी बात सुन, तुझ में वफादारी है ये तो कमाल की बात है, लेकिन उस म्यूटेंट को ब्रोकर को बेचना कोई मजाक नहीं है। अगर तू उसे खुद बेचता है तो तुझे केवल 2 से 3 मिलियन ही मिलेंगे, इसलिए यदि तेरा शरीर खराब हो जाता है तो वफादारी कोई मायने नहीं रखेगी। तो चल जल्दी से मुझे उसका पता बता दे, मेरे लिए चेन को लेकर आ। मुझे आज भी याद है तूने कहा था तुझे कूल लाइफ जीनी है, पर बेहद ही पैसा ही तुझे बिना किसी शर्म के कूल लाइफ को दे सकती है। तो चल एक डील करते हैं और साथ में मिलकर एक कूल लाइफ को जीते हैं। जो सुनता हुआ टाइम बोलता है, मुझे माफ कर दो
लेकिन तो उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए बॉस बोलता है तो वाकई में अब पूरी तरह से अनुकूल बन गया है। वहीं टाई वो सोच रहा होता है तेरे की मैं ये क्या बोल रहा हूँ, जबकि इधर बॉस उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है लगता है हरामखोर तो मानने वाला नहीं है। इतना बोलते हुए जब वो उस पर पंच करने ही लगता है तो वो डरते हुए कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से वो शब्द गलती से निकल गए थे पर अब काफी देर हो चुकी थी। बॉस कहता है अब मर कमीने, लेकिन जब तक कि वो उसे हिट कर पाता उससे पहले ही उसके हाथों को वहाँ पर किमा कर रोक दिया होता है। वो कहता है ये चेन लगभग छोटी उंगली जितनी मोटी है, इसके अलावा इसमें वेल्डिंग के निशान और ऊपरी सतह खुदरी भी है। अगर तुम इससे उसे मारते हो तो निशान लंबे समय तक रहेंगे। उसे अचानक ही वहाँ पर देख बाकी के बंदे कहते हैं अब ये कमीना कौन आ गया। वहीं जब टाई किम से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो किम उसे बताता है मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आया था क्योंकि तुम्हें यहाँ आए काफी लंबा समय हो गया था। वो कहता है भाग जाओ, मैं इन बड़े लोगों को जानता हूँ। नहीं, असल में मैं ही इन्हें यहाँ पर बुलाया हूँ। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए इन्हें कॉल किया था। इसके अलावा मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि तुम हार्ट म्यूटेंट हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि तुमने मुझे पीटा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनता हुआ किम पहले तो शौक होता है पर बाद में वो इसकी सिचुएशन को समझते हुए कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसका कि जवाब टाई वो कुछ भी दे पाता उससे पहले ही किम के पीछे से एक बंदा आता है और उसके सर पर भयंकर रूप से एक हिट देता है। वो जिसके दर्द में चिल्ला ही रहा था तभी बाकी के बंदे भी उसे आकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, उसे जरा सा भी खुद का बचाव करने के मौके को दिए बगैर। जिसको देखता हुआ टाई कहता है नहीं प्लीज रुक जाओ, पर वे लोग उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए बोलते हैं तो तुम ही हो हार्ट म्यूटेंट, तुम यहाँ पर तो अपने पैरों पर चल कर पर जा नहीं पाओगे। ये सब बोलता हुआ अचानक ही उसका ध्यान किम के हाथों की तरफ जाता है जो कि नीचे गिरे हुए ब्लड को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। जिसको देखता हुआ वो बंदा कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही किम हिल होकर खतरनाक रूप में उसे एक हिट देता है और उसे हवा में उड़ाता हुआ काफी दूर फेंक दिया था। जिसको देखता हुआ तो बाकी के बंदे भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, वे समझ नहीं पा रहे थे अब ये क्या करें। तभी किम वो जैसे ही संभल कर खड़ा होता है तो उसे देखते हुए बॉस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करते हुए कहता है खड़े मत रहो, उसे मार डालो, वो आज बच कर जाना नहीं चाहिए। इसी के साथ वे सब के सब उसे चारों ही तरफ से घेर कर दोबारा बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया होता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं किम फिर से एक बंदे को एक जोरदार पंच देते हुए दूर फेंक दिया था और देखते ही देखते वो एक एक करके सभी बंदों को बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया होता है। और तभी एक बंदा फिर से उसके पीछे से उसके सर पर जोरदार हिट देता है, लेकिन किम का वो जख्म तुरंत ही हील हो चुका था और किम पलटवार में उसे इतना जोरदार पंच करता है कि वो बंदा बुरी तरह से हवा में उड़ता हुआ पीछे दीवार से जाकर टकराता है, इतने खतरनाक रूप में कि दीवार का भी चकनाचूर हो चुका था। जिसको देखता हुआ कोई बंदा कहता है भैंस की तरह आखिरकार वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या वाकई में वो कोई इंसान भी है। तभी बॉस आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है बेवकूफ हो, अपने चाकुओं को बाहर निकालो, चाहे फिर ये कितना ही ताकतवर क्यों ना हो पर अंत में ये है तो इंसान ही। अगर उसे चाकू लगेगा तो वो निश्चित रूप से मरेगा। इसी के साथ वो अपने चाकू को किम के बॉडी के अंदर धंसाते हुए बोलता है अब बता कमीने यह दर्द कैसा लग रहा है। जिसका कि जवाब किम कुछ भी ना देते हुए चुपचाप खड़ा था। तो बॉस उस पर लगातार कई दर्जन हमले करते हुए कहता है हरामी राक्षस कहेंगे अब मर जा। पर जब किम वो बोर हो जाता है तो वो उसके चाकू को पकड़ते हुए कहता है स्टैब करना बंद कर। जिसको देखता हुआ बॉस उसे घबराता हुआ दूर हटते हुए कहता है फक आखिर तू है कौन। तो किम उसी के चाकू उसी के अंदर धंसाते हुए बोलता है मैं तो मेरे बारे में ना ही जानूं तो ही अच्छा है। हम देखते हैं बॉस अपने दर्द में भयंकर रूप से एक जोरदार चीख मारता है। वहीं उसके साथ ही वहां से भागते हुए बोलते हैं मैं पहले से ही जानता था हमें हार्ट म्यूटेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ तुमने सही कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को ऐसे भागता हुआ देख किम गोली के स्पीड से उन लोगों के पास पहुंच जाता है और फिर उन लोगों से कहता है अब चूंकि तुम मेरे असली आइडेंटिटी को जानते हो तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ समय बाद उसने सभी की हालत वो पंचर कर दिए थे। जिसको देखता हुआ टाई बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चाकू मारा गया था, मैं 119 पर कॉल करता हूँ, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। किम बताता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। वो कहता है क्या तुम्हारे घाव वो हील हो गए। जो बोलता हुआ वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, इसलिए वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था जो तुम्हें मारना चाहता था, मुझे अपने दोस्त सोच समझ कर बनाने चाहिए थे। इसी के साथ वो अपने गुस्से को खुद पर ही उतार रहा होता है तो उसे देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। तभी टाई उससे कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये सारे बदमाश मेरे बहुत ही ज्यादा करीब थे, जब मैं इनके साथ था तब मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, मुझे भी अच्छे लगते थे, पर असलियत में मैं भी उनके जैसा ही बदमाश था। ये सब बोलता हुआ वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। तो किम उसकी तरफ कोई चीज देते हुए कहता है तुम्हारे
तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, इसे पोंछ लो। जिसको देखता हुआ टाई पहले तो पूरी तरह से खामोश हो चुका था, बाद में कहता है क्या तुम सच में मेरे नाक से बह रहे खून को पोंछने के लिए इस चीज को दे रहे हो? साथ ही वो सोच रहा था यह कुत्तों के पेशाब को साफ करने वाला पैड है, तुम हरामखोर कहीं के सोच कर रहे हो। पर खैर वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता और उस चीज को लेकर अपने बहते हुए खून को साफ करने लगता है। जिसको देखता हुआ किम वो बोलता है तुमने पहले कहा तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, इसका मतलब क्या मैं अकेला ही नहीं था जो तुम्हें दोस्त मानता था? तुम भी मुझे अपना दोस्त मानते थे? अगर हाँ तो मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसको सुनता हुआ टाइम बुरी तरह से इमोशनल हो चुका था। वो जोरों जोरों से रोते हुए जबरदस्त तरीके से किम को गले लगाकर उससे माफी मांगना शुरू कर दिया होता है। वो कहता है माफ कर दो मुझे, तुम वो इंसान हो जो असल में बहुत ही फकिंग कूल आदमी है। तभी बॉस वो होश में आते हुए बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसी गलती फिर दोबारा कभी भी नहीं करूंगा और न ही किसी को बताऊंगा कि तुम हार्ट म्यूटेंट हो, मैं वादा करता हूँ। जो सुनता हुआ टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो उन लोगों को गालियां देते हुए बॉस पर लात घूसों की बारिश करते हुए कहता है तुम घिनौने मोटे सुअर के बच्चे कहीं के, पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा धौंस जमा रहे थे, अब अपनी मर्दानगी दिखाओ ना। साथ ही वो किम से कहता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा बुरा है, इस पर कभी भी विश्वास मत करना, यह केवल सुअरों की तरह अपनी बॉडी को मोटा करना जानता है। उसे इतनी बुरी तरह से बॉस को पीटता हुआ देख किम कहता है क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे? टाई बताता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे आने से पहले इसने मेरे साथ क्या क्या किया, हमें बस इसे तब तक पीटना चाहिए जब तक कि ये तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल ना जाए। तो बॉस वो घबराते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो प्लीज पुलिस को मत बुलाना, हमें बस उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक सायरन बजना शुरू हो चुका था और एक आवाज आती है सज्जनों क्या आप थोड़ी देर के लिए साइड हट सकते हैं? हम सियो डैम के पुलिस स्टेशन से हैं, हमें रेसिडेंट से रिपोर्ट मिली थी आप लोगों की मदद करने के, यानी कि पुलिस को ऑलरेडी किसी ने बता दिया था। जिसको देखता हुआ ये लोग बुरी तरह से घबरा चुके थे। वे लोग अपने मन में कहते हैं अब तो गए हम काम से। वहीं टाइप पुलिस को देख कहता है ऑफिसर अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, मैं अभी आपको कॉल करने ही वाला था, ये लोग एकदम घटिया और नीचे हैं, ये लोगों को चीजों की तरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके ठिकाने पर जाएंगे तो आपको सबूतों का भंडार मिल जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा अपराधी ये मोटू है जिसका उम्र 20 साल है, प्लीज इन्हें जल्दी से पकड़ लीजिए। टाई को पुलिस को सारी चीजें बताता हुआ देख मोटू वो तुरंत ही अपनी नाटक को शुरू करते हुए बोलता है प्लीज कोई बचा लो, मुझे लगता है कि मेरी हड्डियां वो चकनाचूर हो गई, यहाँ तक कि मेरे पैरों में भी चाकू मारा गया था, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा। उसे ऐसा करते हुआ देख एक ऑफिसर कहता है अब अचानक ही इसे क्या हो गया। वहीं मोटू अपने नाटक को जारी रखते हुए बोलता है ऑफिसर आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम ऐसे लोग हैं जिसे उस आदमी ने बुरी तरह से पिटाई की और हमारी हड्डियां तक तोड़ डाले। जिसको सुनता हुआ टाई वो चिल्लाता है तो ये किस तरह की बकवास कर रहा है, तो ही था जो कि किम को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो बॉस किम की ओर इशारा करते हुए बोलता है ऑफिसर जरा उस आदमी को देखिए, वो बिल्कुल ही सही सलामत पूरी तरह ठीक है, बल्कि हम वे लोग हैं जिसे की चोट लगी है। आप हमारी हालत को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि यही था जिसने कि हम पर अचानक ही हमला किया था। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ उसके साथी भी अपने नाटक को शुरू करता हुआ जमीन पर लोटपोट होते हुए अपनी हड्डियां टूटने की चोट को बड़ा चढ़ाकर ऑफिसर को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखता हुआ टाई बोलता है ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं और ऑफिसर वो परेशान होते हुए कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के लिए तुम सभी मेरे साथ जाओ, स्टेशन पर हम सब कुछ पता लगा लेंगे। तो बॉस वो दोबारा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस आदमी को ले चलिए, यह एक हार्ट म्यूटेंट है, इसने हमें बुरी तरह से पीटा, क्या इनके जैसे लोगों के लिए कोई खास कानून नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ किम तो शौक हुआ ही था, बल्कि ऑफिसर भी वो बुरी तरह से सीरियस हो चुके थे। वे लोग कहते हैं एक हार्ट म्यूटेंट, क्या तुम सचमुच में एक हार्ट म्यूटेंट हो? प्लीज अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाओ। किम वो हिचकिचाते हुए बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वे ऑफिसर और भी ज्यादा सीरियस होते हुए उससे कहते हैं तुम एक हार्ट म्यूटेंट हो, लेकिन फिर भी तुमने स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या तुम्हें पता नहीं ये म्यूटेंट के स्पेशल लॉ के खिलाफ है? चलो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे हैं, प्लीज मुझे अपनी आइडेंटिटी और एबिलिटी बताओ। जो सुनता हुआ किम और भी ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने मन में कहता है आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, अगर लैब वालों को मेरी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो क्या होगा? मैं अपने स्केलेटन रूप में बाल बाल उनसे बचा था और अब मैं क्या करूं? जिस पल में मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा उसी पल वे मुझे ढूंढ लेंगे। मैं बहुत ही मुश्किल से उनसे बचकर निकला हूं। उसे इस तरह खामोश देख वे ऑफिसर बुरी तरह से तैयार होते हुए कहता है प्लीज सर कोऑपरेट करिए। ऐसा बोलता हुआ वे लोग कुछ भी कर पाते, तभी वहाँ पर सियोन भागते हुए आकर कहती है एक मिनट रुको। हेलो ऑफिसर। उसे वहाँ पर देख वे ऑफिसर बोलती है अब तुम कौन हो? तो सियोन उन्हें अपने फोन को देते हुए कहती है प्लीज इनसे बात करिए। जो देखता हुआ वे ऑफिसर
पहले तो हिचकिचाते हैं, पर बाद में जब ये फोन लेते हैं तो फोन की दूसरी तरफ सियोन की सिस्टर बोलती है, मैं सुपरिंटेंडेंट सॉन्ग स्पेशल म्यूटेंट टास्क फोर्स की लीडर, मेरा पर्सनल नंबर A031111#, वेरीफाई कर लो। जो सुनता हुआ वे ऑफिसर बुरी तरह से डर चुके थे, वे तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है, माफ करिए मैम, मैं कॉर्पोरल हांस योक जिन स्वीडन पुलिस स्टेशन से हूँ। तो सियोन की सिस्टर वो बोलती है, यह मामला हार्ट म्यूटेंट के किडनैपिंग से है, विलेज किडनैपरों के खिलाफ प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करिए और हार्ट म्यूटेंट को गवाह के रूप में रखिए, साथ ही उन्हें बिना किसी पूछताछ के तुरंत ही रिलीज कर दीजिए। मैं टीम लीडर इन सब की जिम्मेदारी लेती हूँ, प्लीज इसके बारे में अपने सीनियर को बता दीजिएगा। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है, जैसा आपका इंस्ट्रक्शन मैम। इसी के साथ वो अपने साथी से कहता है, जल्दी से इन लोगों को पकड़ लीजिए और उनको छोड़ दीजिए। हम देखते हैं उसके साथी तुरंत ही आगे बढ़ती है और मोटू और उसके साथी को हथकड़ी पहनाते हुए उन्हें पकड़ लिया था। जिसे देखते हुआ मोटू कहता है, आप केवल हमें ही अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना, पहले हम पर हमला हुआ था और आपके पास कॉल आते ही आप केवल हमें पकड़ रहे हो। आखिर वो लड़की है कौन? यही सवाल लेकर जब किम पूछता है, आखिर तुमने अभी किया क्या और तुम्हें पता कैसे चला हम यहाँ पर हैं? वो बताती है, मैंने तुम्हें स्कूल में आते हुए देखा था और बाद में जब मैंने तुम्हें अजीबोगरीब लोगों से घिरा हुआ देखा तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था। किम कहता है, क्या तुम्हारा मतलब इस आदमी से है? सियोन बताती है, हाँ सही कहा, हालांकि वो इतना बदसूरत क्यों दिख रहा है? टाई बताता है, क्योंकि मुझे उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटा। साथ ही वो सोच रहा होता है, तेरे के हमारे स्कूल की फ्रिकिंग गॉडेस वो यहाँ पर है। जबकि सियोन उसके चेहरे को देखता हुआ बोल रही होती है, अरे बाप रे ये कितना गंदा दिख रहा है। तो हकीम वो बोलता है, उससे इतना नफरत मत करो, उसका नाम टाई है। तो वो बोलती है, ठीक है मेरी सिस्टर इस मामले को संभाल लेके, तो तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगे? किम बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वही टाई अभी भी रोते हुए सोच रहा होता है, कामिने तुमने कहा था तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अब देखो खुद सियोन तुम्हारी दोस्त है। मुझे तो जलन हो रही है। जिसमें वो देखता है कि किम एकदम से ही मोटू के पास जाता है और उसे धमकाता हुआ बोलता है, मैं तुमसे एक जरूरी चीज पूछना भूल गया। तुमने कहा था तुम मुझे पकड़कर किसी के हवाले करना चाहते हो, क्या यह हार्म्स लैब था? मोटू वो हिचकिचाते हुए बोलता है, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हें ब्रोकर को बेचने वाला था जो कि इस एरिया में ऑपरेट करता है। ऐसे दलाल जो केवल हार्ट म्यूटेंट का ही व्यापार करते हैं। वो और भी ज्यादा सीरियस होते हुए उससे पूछता है, क्या मैं इन ब्रोकरों से मिल सकता हूँ? जिसका कि जवाब पता नहीं मोटू वो क्या देता है, हम बस अगले सीन में देखते हैं। सियोन वो बोल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ब्रोकर कितने भयानक हो सकते हैं। मैंने अपने सिस्टर से सुना था वे लोग केवल हार्ट म्यूटेंट को ही निशाना बनाते हैं, वे वाकई में डरावने लोग हैं। उन्होंने बताया था कि कुछ मामलों में ब्रोकर खुद हार्ट म्यूटेंट भी हो सकता है। जो सुनता हुआ किम बोलता है, तो मैं और भी ज्यादा उनसे मिलना चाहता हूँ। किम पूछती है, आखिर क्यों तुम ब्रोकरों से इतनी बेसब्री से मिलना चाहते हो? किम बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि शायद मैं उनसे मिलकर अपने दोस्तों को ढूंढ सकता हूँ। तो पीछे से टाई आते हुए बोलता है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त नहीं है। किम बताता है, हाँ भले ही बाहर मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन लैब के अंदर मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। लैब में मेरे जीवन के हर एक दिन दर्दनाक और यातनाओं से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन जब मुझे घसीट कर एक अनजान सी जगह पर ले जाया गया तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था इस बार वे लोग बहुत ही भयानक प्रयोग मुझ पर करने वाले हैं और मुझे ऐसे ही फेंक देंगे या फिर मेरे अंदर अनगिनत तलवारें घोंप देंगे। पर जब मैं अंदर गया तो वहाँ का नजारा कुछ अलग ही था। हम देखते हैं एक बंदा अपने हाथों से स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ एकदम से ही जैसे ही किम दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो उस पर हमला कर दिया था। और इससे पहले कि उसका स्वॉर्ड किम को हिट कर पाता, उससे पहले ही किम की पूरी बॉडी बर्फ के अंदर जम चुके थे, जिसको कि वो बंदा अपने स्वॉर्ड से चकनाचूर कर दिया होता है। यानी कि किम पर दो बच्चों ने एक साथ हमला किया था। छोटी लड़की दूसरे बच्चे को पीटते हुए कहती है, आखिरकार तुम पागल ये क्या कर रहे थे? वो बच्चा कहता है, वो एक राक्षस है। तो वो बंदी कहती है, कहीं तुमने अपने दिमाग को कहीं खो तो नहीं दिया? क्या तुम्हें उसके शरीर पर लैब के कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो भी हमारी तरह एक टेस्ट सब्जेक्ट ही है। हम देखते हैं किम को देखकर उस कमरे के सारे ही बच्चे उसके पास आ चुके थे। वे लोग बात करते हैं, क्या सचमुच में ये एक स्केलेटन है, वो भी जिंदा? खुद को इस तरह घूरता हुआ देख किम अपने आप को छुपाता हुआ सोचता है, प्लीज मेरे इस बदसूरत चेहरे को मत देखो। उसे इस तरह खुद को ढकता हुआ देख वे बच्चे बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, तुम तो केवल स्केलेटन की तरह देखती हो क्योंकि तुम भी एक म्यूटेंट हो। क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम पहली बार इस लर्निंग क्लास में आए हो। सही कहा ना, मेरा नाम लेजोन है, तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। वहीं वो स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है, मैं लेजोन हूँ। वहीं वो बर्फ वाली लड़की बोलती है, मैं यूहान हूँ। जबकि उन सब के सामने खड़ा बंदा
वो कहता है तुम्हें स्केलेटन बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं शिन हायोन हूँ। इसी तरह वे सभी अपना परिचय देते हुए जब किम से उसका नाम पूछता है तो वह भी अपना नाम बताता है, जिसके साथ ही वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि किम कहता है बाद में मुझे पता चला कि उस जगह पर अलग अलग टेस्ट सब्जेक्ट बच्चों को कई प्रकार के लैब में रखा गया था, साथ ही उन्हें बेसिक एजुकेशन भी दिया जाता था। हम सभी एक ही फेट को सजा करते थे, इसीलिए जल्दी हम एक दूसरे के करीब आ गए। साथ में कुछ ही बार लर्निंग क्लास होती थे, इसलिए हम अक्सर एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसे बीच में ही टोकते हुए टाई वो कहता है क्या सचमुच में क्यों तुमने ऐसी जिंदगी जी है? वहीं सियोन वो बोलती है तो वे तुम्हारे दोस्त थे, पर वो अभी है कहाँ पर? किम बताता है मेरे दोस्त जिस दिन हम लैब से साथ में मिलकर भागे थे, लैब के पीछा करने की वजह से उसी दिन हम सभी बिखर गए। किम बोलती है तो इसीलिए तुम ब्रोकर से मिलना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने तुम्हारे बिखरे हुए दोस्तों को निशाना बनाया हो या फिर उन्हें पकड़ लिया हो। किम बताता है सही कहा। तो सियोन वो बोलती है चिंता मत करो, तुम अपने दोस्तों से मिल पाओगे, मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगी। टाई बोलता है मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो किम उन दोनों का शुक्रिया करता है। तो टाई उसे बताता है कि मैंने मोटू का फोन वो अपने पास रख लिया है, जिसके अंदर ब्रोकर का इंफॉर्मेशन भी है, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही। यह देखो ऐसा लगता है कि वे लोग आज सुबह 7 बजे तुम्हें पकड़कर तुरंत उसके हवाले करने वाले थे। किम कहता है 7 बजे हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाम के समय पर कुछ बंदे किसी को मारने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे होते हैं, सभी लोग अपने हथियार बाहर निकाल लो, वो आज बचना नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं उनके सामने खड़ा बंदा बहुत ही आसानी के साथ उनके सभी हमलों से बचते हुए अपने हाथों से स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है तो क्या तुम लोग चीजों को इस तरह संभालोगे? ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसी के साथ वो दूसरे ही पल उन सभी की बॉडी के टुकड़े कर डाला था, जिसको देखता हुआ एक बंदा कहता है यह कमीना एक ऐसा इंसान है जिससे कि स्वॉर्ड के साथ निपटना नामुमकिन है। इसी के साथ वो जैसे ही गोली चलाने वाला था तभी उसकी बंदूक 2 टुकड़ों में अलग हो जाती है। बाद में वो बंदा कहता है तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पता चलता है ये वही इंसान होता है जो कि किम के साथ लैब में था और इसके पास स्वॉर्ड ऑफ हार्ट है। हम देखते हैं अपने बंदूक को इस तरह टुकड़े होता हुआ देख ये बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रह जाती है। ले अपने स्वॉर्ड को दूर से ही फेंकते हुए उस बंदे के सर के टुकड़े कर डाला था। बाद में उन लाशों के बीच बैठता हुआ कहता है अगली बार बेहतर कोशिश करना। ये सब बोलता हुआ वो जब अपने फोन में देखता है तो उसे एक मैसेज आया था जो कि किसी और का नहीं, वही मोटू इंसान का था जो कि किम को बेचना चाहता था, यानी कि यही ले वो डीलर है जो कि म्यूटेंट को खरीदता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि किम टाई के बताए अनुसार उसी जगह पर शाम 7 बजे पहुंच चुका था। वो सोचता है मुझे हार्ट म्यूटेंट के ब्रोकर से सावधान रहना होगा। उसके बताए अनुसार वह खुद भी हार्ट म्यूटेंट हो सकता है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है वे अपने ही लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे मौके पर ही खत्म कर दूंगा। इसी के साथ वो एक टूल को अपने हथियार के रूप में लेते हुए बोलता है क्या मुझे अचानक ही हमला करना चाहिए या फिर किसी अच्छे हथियार को ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर वो पहले से ही हार्ट म्यूटेंट निकलता है तो अंधाधुन आगे बढ़ना कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हार्ट म्यूटेंट से लड़ते समय सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आखिरकार उसके पास कैसी पावर है। ये सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा था, तभी उसके पास से एक उड़ती हुई बहुत ही ज्यादा स्पीड में स्वॉर्ड आती है जिससे कि वो बाल बाल बचा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी अभी हुआ क्या। वहीं लेके आता है आखिरकार तो किस तरह का छोटा चूहा है इस संकरे गली में। तो जिस तरह इधर उधर देख रहा था मैं बता सकता हूँ तू तो कोई हार्ट म्यूटेंट को बेचने वाला नहीं लगता। इसके अलावा तू यहाँ अकेला है क्या? इसका मतलब तू कोई कॉपी है? जबकि किम उसे देखता हुआ सोच रहा था क्या यही वो ब्रोकर है, वह ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो नॉर्मल इंसान है या फिर एक म्यूटेंट। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान रहा तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान होगा। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैं उसे पकड़ लूंगा। पर जैसे ही वो अपने फिस्ट को लेकर उसके पास पहुंचता है तो वो कुछ देख बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था, क्योंकि उसके चेहरे को देखता हुआ उसे याद आ चुका था ये तो वही बंदा है जो उसे लैब में मिला था, ले जिसकी वजह से वो उसे नहीं मारता और पीछे हट जाता है। वहीं ले उसे अपना नाम लेता हुआ देख उस पर हमला करते हुए कहता है आखिर मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड से डायरेक्ट हिट किम को लगा था, जिसकी वजह से वो भयंकर दर्द के साथ सीधे जमीन पर गिर पड़ा होता है और फिर उसे पीछे देखते हुए सोचता है मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं बचे, मेरी नसें कट गई है। उसने पलक झपकते ही मेरे शरीर के हर एक जरूरी नसों को काट डाला है। उसकी स्वॉर्डमैनशिप इनक्रेडिबल, शार्प और कॉमन सेंस को चुनौती दे रही है। ये सब सोचता हुआ उसे उसी समय की याद आ रही थी जब वे सभी मिलकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दीवार टूट कर आ चुका था जो कि अपने अंदर किम को दबाने ही वाला होता है। तभी उसके सामने ले आकर उसे एकदम से ही बचा लिया होता है, जिसको देखता हुआ तो वह भी हैरान था।
पर ले वो कहता है मैं आगे के रास्ते को बनाता हूँ। इन्हीं बातों को याद करता हुआ किम अभी सोच ही रहा होता है ये पक्का वही बंदा ली है, जबकि ली वो गुस्से में बोल रहा होता है जल्दी से बता तुझे मेरा नाम कैसे पता। पर किम उसकी बातों का कोई भी जवाब न देते हुए जब खड़ा होने लगता है उसे देखते हुए ली बोलता है मैंने तेरी सारी नसों को काट दी है पर फिर भी तू उठने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तू निश्चित रूप से हार्ट म्यूटेंट है। किम बोलता है क्या सच में? मैं तुझे याद नहीं, मैं किम हूँ स्केलेटन। जिसको सुनता हुआ ली बेहद ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या तू किम है? यानी कि वही स्केलेटन जिससे कि मैं लैब में मिला था। किम बताता है हाँ बिल्कुल, इतने समय बाद तुम्हें जिंदा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ली को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चिल्लाते हुए पूछता है क्या सच में तू वही किम है? किम बताता है हाँ यार मैं वही स्केलेटन हूँ जो कि तुम लोगों के साथ लैब में क्लास करता था और अब मैं किसी तरह से पूरी तरह रीजनरेट हो चुका हूँ। शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया। चलो आ जाओ मेरे भाई, बहुत समय हो गया, गले मिलते हैं। ये सब बोलता हुआ वो जब उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगता है तो ले अपनी उंगलियों से कई सारे छोटे छोटे नाइफ को बाहर निकालते हुए सीधे उस पर हमला कर दिया था, जिसको देख तो किम भी हैरान था। वो कहता है मुझे लगा था तुमने मुझे पहचान लिया। तो ली जवाब देता है तुम्हारे घाव को भरते हुए देखकर अब मुझे विश्वास हो चुका है, तो सच में किम ही है। जिस पर कि किम बोलता है क्या तुझे अब विश्वास हो रहा है? तो ले बिना कुछ बोले एकदम से फिर से उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे कि किम वो बाल बाल बचा होता है और समझ नहीं पाता। अब चूंकि उसने उसे पहचान लिया है फिर भी वो उस पर हमला क्यों कर रहा है, इसलिए वो पूछता भी है तू कर क्या रहा है? इस तरह हमला करने से तेरा मतलब क्या है? ले बोलता है क्या तुझे पता नहीं, ये ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा तुझे पता होनी चाहिए थे। ये बोलता हुआ वो उसकी बॉडी के फिर से छल्ले उड़ा दिया था, जिसके दर्द में किम वो सोच रहा होता है जैसा कि उम्मीद थी वो बहुत ही ज्यादा तेज है। मैं बचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे चोट लग रही है। इस रफ्तार से तो मेरा बस खून ही बर्बाद होगा। मुझे सबसे पहले उसे सप्रेस करना होगा। इसी के साथ वो जब फिस्ट करने की उसे कोशिश करने लगता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथों के आर पार अपने स्वर को करता हुआ कहता है क्या तो वाकई में सोचता है जब मेरे पास स्वॉर्ड है तो मुझ पर अपने फिस्ट से हमला कर सकता है? तो किम जवाब देता है मैं जानता हूँ तू स्वॉर्डमैनशिप में कितना माहिर है। हम देखते हैं ली किम के हाथों से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने की नाकामयाब कोशिश करता हुआ सोचता है ये क्या हो रहा है? क्या उसने मेरे स्वॉर्ड के साथ ही अपने हाथों को रीजनरेट कर लिया? तभी किम अचानक से ही उसके हाथों को पकड़ता है और फिर एक जोरदार धोबी पछाड़ देता है, जिसे कि लेता हुआ किम वो सोच रहा था आखिरकार ये किस तरह की पकड़ थी, इतना ज्यादा पावरफुल। इसी के साथ वो दीवार से टकराने के बाद कहता है मुझे लगा था तू कोई पैथेटिक कमजोर इंसान होगा, लेकिन अब तेरे मांस बढ़ने के साथ ही तू यूजफुल हो चुका है। मुझे बता जब तू लड़ सकता था तो भाग क्यों गया? किम कहता है क्या मैं भाग गया? ले वो गुस्से में बोलता है हाँ उस दिन जब हम लैब से एक साथ बाहर निकले थे। हम देखते हैं गार्ड सभी भागे हुए बच्चे को टेक डाउन कर रहा होता है। वहीं ली और उसके साथ एक जगह पर बहुत ही मुश्किल से छुपे हुए थे। वह किम की ओर इशारा करते हुए कहता है किम जल्दी से मेरे पास उस लोहे के पाइप को फेंको। और हम देखते हैं किम वो तो कुछ और ही सोच रहा था। ले कहता है उस दिन जब हम घिरे हुए थे और मारे जा रहे थे तो तुम वहाँ से अकेले ही भाग गए थे। किम बोलता है उस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं वहीं रुका रहता तो सब लोग मारे जाते। तो ले अपने ऊपर वाले आयरन से बने पूरे बिल्डिंग को ही कंट्रोल करता हुआ कहता है तू कायर कहीं का, मैं तेरे रीजनरेशन पावर के बारे में पहले से ही बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं तुझे बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दूं तो तुझे ठीक होने में बहुत ही लंबा समय लगेगा। तो अब यहाँ से भागने की कोशिश कर। इसी के साथ हम देखते हैं वो पूरे बिल्डिंग के ही साथ उस पर हमला कर दिया होता है, जिससे कि किम बचने की कोशिश कर ही रहा था। तभी ले उस पर एक और हमला करते हुए कहता है असली वाला तो यहाँ पर है। हम देखते हैं उसका ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि कई पिलरों को काटता हुआ उस बिल्डिंग के आर पार निकल चुका था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जोरदार धमाका हुआ होता है, जिसको कि दूर से देखता हुआ सियोन बोलती है क्या किम वहीं पर नहीं गया था? जल्दी से 119 पर कॉल करो। तो टाई वो बोलता है पहले क्या हमें खुद वहाँ जाकर चेक नहीं करना चाहिए? दूसरी तरफ हम देखते हैं ले जब किम को मारने के लिए फिर से उसकी तरफ आता है तो किम तुरंत ही संभलता है और उसके स्वरों को अपने हाथों से पकड़ लिया था। जैसे कि देखता हुआ ले बोलता है तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही अधिक तेज हो गई है। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी तू बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, यह सोचकर मुझे हैरानी हो रही है। तो किम वो बताता है लगता है तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मैं वहाँ से कभी भागा ही नहीं था। मैं इकलौता था जो तुम लोगों को बचाने के लिए अंत तक लड़ा था और आज भी मैं अपने दोस्तों को ही बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। जो सुनता हुआ जब लिव कुछ भी ना समझते हुए कहता है क्या गलतफहमी? आखिर तू बोल क्या रहा है? जब उन लोगों को लड़ता हुआ देख आसपास के लोग चिल्लाते हैं वहाँ पर देखो वहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या वे दोनों म्यूटेंट हैं? अपने पास लोगों को आता हुआ देख वे दोनों तुरंत ही रुक जाते हैं। ले बोलता है हमने इस सीन में कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर तुझे मुझसे और बातें करनी है तो मेरे साथ हाइड आउट पर आ, क्योंकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है और हमें बहुत सी चीजों पर भी चर्चा करनी है। जिसका कि किम कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे घूरते हुए सोच
सोचता है ले की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा बदल गई है। वह पहले बहुत ही ज्यादा होशियार और हंसमुख बच्चा था और अब देखो आखिर उसके साथ हुआ क्या जो उसे छिपकर ब्रोकर बनना पड़ा। हम देखते हैं कुछ समय बाद ले बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खाने को बना रहा होता है, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। जो देखता हुआ तो किम भी वो हैरान था। वो सोचता है आखिर वो कर क्या रहा है, क्या वाकई में ये उसकी छिपने की जगह है। वह उसके पास में ही खड़े ली को देखते हुए बाकी के लोग बात कर रहे थे। यह कितना लाजवाब है, वह एक ही समय पर तीन चीजों को बना पा रहा है। हम देखते हैं अगले ही पल ले अपने खाने को तैयार कर लोगों से कहता है प्लीज एंजॉय करिए, ये मेरा नया बर्गर प्रोडक्ट है। उसके दोहरे रूप को देखता हुआ किम अपने मन में कहता है आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। हम देखते हैं उसके सामने खड़ी लड़कियां, वो बोलती है ओप्पा आप कितने हैंडसम हो। वहीं हम देखते हैं बाकी की लेडी भी उस पर फिदा हो चुकी थे और उसकी तारीफें कर रही होती है। तो ले कहता है अरे आप लोग भी ना, वैसे शुक्रिया। वहीं किम उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है आखिर उसके साथ हुआ क्या है, ये सब इस दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ समय बाद हम देखते हैं ले किम के साथ बैठा हुआ बताता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो ली बोलता है वाकई में तुम्हारे पास नौकरी है। ले पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, क्या तुम कोई काम नहीं करते हो। किम बताता है नहीं। तो ली वो बोलता है इसका मतलब तू आवारा है। साथ ही मुझे बता ये तेरे पीछे कौन लोग हैं। किम बताता है ये सियोन है, इसने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और यह टाई है, मेरी इससे मुलाकात बस यूं ही हो गई। जो सुनता हुआ ली बोलता है इसका मतलब ये तुम्हारे दोस्त है। कितनी अजीब बात है, आवारा लोगों के भी दोस्त होते हैं। जिस पर कि सियोन कहती है तुम प्लीज ऐसे बात मत करो, उसने बहुत कुछ झेला है। वहीं टाई बोलता है कमीने तुझे क्या पता वो किस तरह का इंसान है। तो किम उन लोगों से कहता है अरे दोस्तों ले भी बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें इतना सावधान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सियोन बोलती है नहीं हम यही रहेंगे, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम बस चिल्लाना। ले जिस पर कि जरा सा भी ध्यान ना देते हुए बोलता है छोड़ो इन्हें, हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले थे उस पर वापस आते हैं। तुमने कहा था तुम उस दिन भागे नहीं थे, तो इसका क्या मतलब है। किम बताता है उस दिन जहाँ पर कि हम छुपे थे उसके आसपास एक टाइम बॉम्ब था, मैंने उसकी टिक टिक की आवाज साफ साफ सुनी थी क्योंकि मुझ पर कई बार एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट किए गए थे। मैं पहचान सकता था फ्यूज के जलने की आवाज। वे सभी हमें एक जगह पर घेर कर अलग करना चाहते थे बिल्डिंग को एक्सप्लोड करके, और अगर ऐसा हुआ होता तो भले ही स्ट्रॉन्ग बच्चे बच जाते लेकिन कमजोर बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं बच पाते। इसीलिए मैंने जितने बम हो सके उतने अपने साथ लेकर वहाँ से अंधाधुंध भागने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही वो फट गया और मैं बहुत ही ज्यादा दूर जंगल में जाकर गिरा। मैं जब जागा और वापस आया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि तुम लोग शायद बचकर निकल गए होंगे। लेकिन जो सुनता हुआ बोलता है मुझे दूर से धमाके की आवाज सुनाई तो दी थी, क्या तुम कह रहे हो कि सचमुच में तुमने उस बम को लेकर अपने साथ गए थे। किम बताता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बम के फटने के बाद भी जिंदा बच सकता था। जो सुनता हुआ किम बोलता है तो तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस बात पर भरोसा करूं। किम बताता है यह मानना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यही सच है, वहाँ पर इतना ज्यादा बम था कि समझाने का मेरे पास समय नहीं था। जो सुनता हुआ ले वो उसकी तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहता है ठीक है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वो उसकी ऐसी नजरों को देखता हुआ किम वो कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं ले वह बहुत ही ज्यादा स्पीड से फिर से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस समय बाद हम देखते हैं वो एक बर्गर को तैयार करता हुआ बोलता है तुमने जो कहा उसके बारे में मेरे दिमाग में पहले तो एक ख्याल आया था, पर किम उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उस बर्गर को देख कहता है क्या ये सब मेरे लिए, सच में तुम मुझे दे रहे हो। ले बताता है हाँ तुमने कहा तुमने बहुत कुछ झेला है तो यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रहा। जो सुनता हुआ किम वो उसे खाते हुए उसे शुक्रिया बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर कहते हैं मैनेजर ओप्पा क्या हम आपके साथ एक सेल्फी को ले सकते हैं। तो ले उनके साथ पिक्चर को लेते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। बाद में वो किम से बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों को सुने बिना ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तो किम वो बताता है नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, क्या तुम इस तरह की चीजें रोज खाते हो, मुझे तो जलन हो रही है। तो ली बताता है अगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो तुम और भी ले सकते हो क्योंकि मैं स्टोर मैनेजर हूँ, इस पूरे स्टोर का सुप्रीम हेड। तो किम वो बताता है तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार हो, बिल्कुल आम इंसानों की तरह व्यवहार करते हो। ले बताता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर तुम चाहो तो तुम भी एक नॉर्मल इंसान बन सकते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। जिस पर कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे। वो बताता है हाँ क्यों नहीं, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें 150 वाहन या फिर उससे भी अधिक दे सकता हूँ। वह उसे इस तरह देखता हुआ टाई बोलता है यह आदमी थोड़ा सा अजीब है ना। तो सियोन वो बताती है जरा धीरे बोलो वो सुन लेगा। तभी किम वो बोलता है रुको रुको पहले मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम मुझसे पहले ब्रोकर की मीटिंग वाली जगह पर थे, या तुम ही वो ब्रोकर हो जो कि म्यूटेंट को पकड़ता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या तुम भूल गए हो लैब में उन कमीनों ने हमारे साथ क्या किया था। आखिर तुम हरामखोर इस तरह के काम को कैसे कर सकते हो, यह कितना घिनौना है। तो ले वो बताता है मैं बस ब्रोकर होने का नाटक करता हूँ, मैं यहाँ से अपने ब्रेक टाइम में ब्रोकर बन के उन लोगों के साथ
काम करने का बस एक्ट करता हूँ ताकि मैं हार्ट म्यूटेंट को किडनैप करने वाले कमीनों को पकड़ सकूं। सही शब्दों में कहूँ तो मैं छिपकर काम कर रहा हूँ। किम बोलता है क्या सच में? ले बताता है हाँ यार। किम जो सुनता हुआ बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर तुमने उन लोगों को पकड़ने के लिए ब्रोकर वाले काम को ही क्यों चुना? वो बताता है क्योंकि मेरे पास जल्दी उन लोगों तक पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं था। किम जो कि सुनता हुआ बोलता है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, छिप कर उनका पता लगाना। तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, मैं ये पहले से ही जानता था। तो वो बोलता है हाँ मैं भी पहले से ही जानता हूँ, तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। तो किम वो कहता है मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, अगर मेरी किसी भी तरह की तुम्हें मदद चाहिए तो प्लीज बताना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत ही ज्यादा जल्दी मिलना चाहता हूँ। वह जिस पर पहले तो हैरान होता है, बाद में कहता है वैसे भी मुझे एक ऐसे ब्रोकर को पकड़ना था जिसको पकड़ने के लिए तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अगर हम उसे पकड़ पाए तो हम अपने बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में खबर निकाल सकते हैं। किम बोलता है क्या ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ले वो जवाब देता है तुम निश्चित रूप से बड़ी मदद साबित होंगे। तो किम जवाब देता है जब भी चाहिए मदद मुझे बता देना। इसी के साथ हम देखते हैं ले अपने काम पर वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि वो प्लानिंग बनाकर उसे खबर करेगा। वहीं किम जब वापस आ रहा होता है तो वो बोलता है तुम लोगों का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्त से फिर से मिल सका। तो सियोन वो बोलती है कोई बात नहीं, वो वैसे भी कोई अजीब इंसान नहीं था। जबकि टाई वो कहता है क्या वाकई में वो आदमी तुम्हारा दोस्त है? मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि 3 साल हो गए हैं, ये कोई कम समय नहीं होता। सियोन जिस पर बोलती है हाँ मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही है, तुमने कहा वो एक ब्रोकर है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? किम बताता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अभी भी वैसा ही है जैसा कि हम बचपन में थे। सियोन कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, हालांकि उसने कहा था तुमसे वो बाद में कांटेक्ट करेगा, और क्या तुम्हारे पास फोन है? तो किम उसे बताता है हाँ बिल्कुल मेरे पास फोन है। इसी के साथ वो जब अपना फोन दिखाता है तो उसे देखते हुए वे लोग कहते हैं ये तो उस मोटू का फोन है, क्या तुम इस पूरे समय इस फोन का यूज कर रहे थे? वो बताता है हाँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन कहीं और काम देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग एक बंदे का पीछा करते हुए बोल रहा था वो कमीना भाग रहा है, उसे जाने मत दो, जल्दी से उसे उस कॉर्नर में घेरो। तो वो बंदा अपने हाथों से पेट्रोल को बाहर निकालते हुए कहता है प्लीज मेरा पीछा मत करो। जिसको देखता हुआ उसका पीछा कर रहा लोग बात करते हैं ये तो ऑयल है, क्या यही इस कमीने की एबिलिटी है? हम देखते हैं वो बंदे जब उस ऑयल पर पिछल कर पीछे रह जाते हैं तो उसे देखते हुए ये बंदा खुश होते हुए सोच ही रहा था कि फाइनली उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। तभी सामने से उसे एक जोरदार हिट पड़ता है फेस पर, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वहीं उसे मारने वाला बंदा बोलता है आखिरकार आराम कर, तू भागने की कहाँ कोशिश कर रहा था? अपनी ऐसी हालत को देखता हुआ ये बंदा बोलता है प्लीज प्लीज कोई तो मुझे बचा लो, मेरा दिल खास नहीं है, प्लीज मुझे बख्श दो, यह वैसे भी बस तेल को बाहर निकाल सकता है। उसे इतना पैथेटिक देख वे बंदे उसे बाल से उठाते हुए बोलते हैं आखिरकार इतना कमजोर कमीना एक हार्ट म्यूटेंट कैसे हो सकता है? तो उसके साथ ही कहते हैं सभी हार्ट म्यूटेंट पावरफुल नहीं होते, इस तरह के कमीने आम लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। जो सुनता हुआ ये बंदा कहता है क्या सच में? तब तो ये हमारे लिए एक जबरदस्त जैकपॉट है, मैंने सुना है वे केवल इस आदमी के लिए ही 1 अरब हुआन दे रहे हैं। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ ये म्यूटेंट और भी ज्यादा डर चुका था और उन लोगों को छोड़ने की गुहार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों के पास ले आते हुए कहता है क्या वे लोग तुम्हें बस इतना ही भुगतान कर रहे हैं? उसे अचानक ही अपने पास देख वे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वे कहते हैं आखिरकार कमीने अब तू कौन है और आखिर तू आया कहाँ से है? इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी ले उसके हाथों को उसके बदन से अलग करते हुए बोलता है तुम्हें इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए अधिक सैलरी मिलनी चाहिए। तो उसे देखते हुए बाकी के बंदे उस पर हमला करते हुए कहते हैं यह कमीना भी एक हार्ट म्यूटेंट है, इसे छोड़ना मत। तो उन्हें देखते हुए ली बोलता है तुम लगभग 10 लोग हो, ये जल्द ही निपट जाएगा। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही उनके सामने से गोली के स्पीड से गायब होता है और एक ही पल के अंदर वो उन सभी का खात्मा करते हुए आखिरी में बचे गन लिए बंदे के पास पहुंच चुका था, जो कि इससे पहले की गोली चला पाता उससे पहले ही किम उसकी बंदूक को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ये बंदूक भी आयरन से ही बनी हुई है? इसी के साथ हम देख पाते हैं वह बंदा जैसे ही ट्रिगर को दबाता है तो ले वो उसकी बंदूक को मॉडिफाइड करते हुए उसे बुरी तरह से छोटे छोटे ब्लेड से भर दिया था, जो कि बाहर निकलते हुए उस बंदे के हाथों के छल्ले उड़ा दिए थे, जिसके दर्द में वो बंदा भयंकर रूप में चिल्लाता हुआ तुरंत ही अपनी बंदूक को छोड़ जमीन पर नीचे गिर पड़ा था। जिसको देखता हुआ ली बोलता है अगली बार ऐसी जगह को चुनना जहाँ पर आसपास
पास कोई आयरन ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यह म्यूटेंट खुद को बचाता हुआ देख ली को शुक्रिया कहते हुए ये बोल ही रहा था, क्या तुम भी मेरी तरह एक हॉट म्यूटेंट हो? तुम्हारा शुक्रिया, आज तो मुझे लगा था कि मैं काम से गया। तो ली उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, जरा 1 मिनट के लिए चुप रहो। इसी के साथ वो किसी को कॉल लगाते हुए बोलता है, जैसा कि आपका ऑर्डर था मैंने उस हॉट म्यूटेंट को ढूंढ लिया है, आप उसे सीधे लैब में ले जा सकते हो। लैब का नाम सुनते हुए वो बंदा हैरान होते हुए बोल ही रहा था, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी ली आगे बढ़ता है और उसे बेहोश करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो, मैं वो दलाल हूँ जो तुम्हें बेच रहा है। जो सुनता हुआ कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है, ले तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इधर उधर घूमने वाले इन बेकार से टेस्ट सब्जेक्टों के मुकाबले में एक अलग ही लेवल पर हो। तो ली वो कहता है, मुझे एक और बात बतानी थी, मुझे किम मिल चुका है। जो सुनता हुआ वो बंदा एकदम से ही सीरियस होते हुए बोलता है, तो ली वो कहता है, आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं किम को वापस लाता हूँ तो मैं जो चाहूँ आप मुझे दोगे, क्या ये ऑफर अभी भी वैलिड है? वो बंदा जिस पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो ली वो कहता है, ठीक है फिर मैं उसे आपको सौंप दूंगा।